हेलो बच्चा लोग, क्लास 10th वालों, और बताओ कैसा लगा आपको लास्ट वाला जो क्लास गया था, आनुवंशिकता वाला जो चैप्टर के क्वेश्चन थे बच्चा। ठीक है, तो आज जानते हो कि आपके वो क्वेश्चन जो चैप्टर है आनुवंशिकता, उसके आपके थोड़े से क्वेश्चन करवाए थे। अभी ऐसा नहीं है कि और नहीं करवाएंगे, थोड़ा सा और करवाएंगे बच्चा। आप बात करेंगे बच्चा, जानते हो कि आज इसका पूरा लेक्चर कंप्लीट करेंगे। बहुत बड़ा चैप्टर नहीं है, ठीक है, लेकिन इस चैप्टर से बहुत क्वेश्चन बनता है बच्चा। ठीक है, जैसे जैसे मैं टॉपिक आपको बताती चलूंगी वैसे वैसे टॉपिक के बारे में आपको बताते चलूंगी कि कौन सा लॉन्ग बनेगा, कौन सा शॉर्ट टाइप का क्वेश्चन बनेगा। ठीक है बच्चा, तो चलो शुरुआत करते हैं। और नया चैप्टर है तो पहले करते हैं जय माँ सरस्वती। हाँ ठीक है, जय माँ सरस्वती। सारे बच्चों का एग्जाम बहुत अच्छा जाए। ये जो 4 तारीख वाले 4 आपके ये फरवरी गलत लिखा है बच्चा, यह मार्च होना चाहिए था। ठीक है ना, ये मार्च होना चाहिए था। 4 मार्च का जो एग्जाम है बच्चे का जबरदस्त होना चाहिए। ठीक है बच्चा, तो सभी के लिए यही प्रार्थना है कि बहुत अच्छा एग्जाम जाए। बाकी आपसे यही कहना है कि 21 दिसंबर को शाम को 7 बजे सभी लोग को लाइव आना है और आप लोग के लिए कुछ खास रखा गया है, तो ध्यान दीजिएगा। ओके बच्चा, तो वॉइस क्लियर है और आपका ये स्क्रीन क्लियर है, एक बार जरूर बताइएगा बच्चा, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं। आनुवंशिकता चैप्टर है, चैप्टर नंबर 8 है। इसके अलावा बस एक चैप्टर बचेगा, वो भी एक लेक्चर में कंप्लीट हो जाएगा, है ना। तो इसको कंप्लीट करते हैं बच्चा। देखिए, आनुवंशिकी या वंशागति, है ना। तो ये है आपका जब क्वेश्चन था उसमें भी ये चीज आई थी कि आनुवंशिकी किसे कहते हैं, आनुवंशिक उसमें आनुवंशिकता किसे कहते हैं, ये क्वेश्चन था ना। तो आनुवंशिकी आपको बता दें, आनुवंशिकी क्या है, ठीक है, या वंशागति अलग है। तो ठीक है, आनुवंशिकी और वंशागति अलग है, अलग अलग चीजें। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, क्योंकि आनुवंशिकी विज्ञान की शाखा है जिसमें आनुवंशिकता विभिन्नता के बारे में हम अध्ययन करते हैं, जबकि वंशागति या यहाँ नहीं होना चाहिए था, वह होना चाहिए था वह। ठीक है, वह वंशागति या ये होना चाहिए था आनुवंशिकता, वंशिकता, है ना बच्चा, आनुवंशिकता। क्लियर हुआ, यहाँ आनुवंशिकता होना चाहिए था, है ना। ठीक है, तो वंशागति और आनुवंशिकता तो आपको पहले ही बता दिया गया है कि ऐसी प्रक्रिया जिससे कि आपके माँ पापा जो थे उनका लक्षण आप में आया और उनके माँ पापा के जो माँ पापा रहे होंगे उनका लक्षण आपके मम्मी पापा में आया, है ना। बस यही प्रक्रिया है और कुछ नहीं, कुछ भी नहीं। बस ये समझ लो हम कैसे दिखते हैं अपने मम्मी पापा की तरह, तो जो ये लक्षण हमारे में आया यही आनुवंशिकता है, समझे। इसी को वंशागति भी कहते हैं। ठीक है, इतना क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन आनुवंशिकी क्या है, ये विज्ञान की वो शाखा है जिस जो ये लक्षण जा रहा है ये कैसे जाएगा, कौन कौन जीन लेके जाएगा, कौन सा जीन कौन सा लक्षण देगा, ठीक है, कौन सी बीमारियां भी चली जा रही हैं, ये सब जो है ना। और ऐसा भी है कि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो कि माँ बाप से मिलते जुलते नहीं हैं, उनको तो माँ बाप अक्सर कहते हैं हम तो ऐसे नहीं थे, मेरा बच्चा ऐसे कैसे निकल गया। ये विभिन्नता कही जाती है, समझे ना, ये क्या कही जाती है, विभिन्नता कही जाती है। ठीक है, तो इन सारी चीजों का जब अध्ययन जिस विज्ञान की शाखा में करते हैं ना, वही आनुवंशिकी है। यानी विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम आनुवंशिकता का, विभिन्नताओं का, जीवों की समानता असमानता को लेकर जब हम अध्ययन करते हैं तो यही क्या है बच्चा, आनुवंशिकी है। ठीक है, आनुवंशिकी मतलब ये विज्ञान की शाखा है बच्चा, ये क्या है, विज्ञान की शाखा है। ठीक है, जिसमें हम सब आनुवंशिकता के बारे में अध्ययन करेंगे, विभिन्नता के बारे में अध्ययन करेंगे, समझ में आया। और इसके जो जनक हैं बच्चा, आनुवंशिकी के जनक किसको कहा जाता है, आपको कल भी बताया था, ग्रेगर जॉन मेंडल। कौन कहा जाएगा, ग्रेगर जॉन मेंडल, है ना बच्चा, ये कहे जाते हैं। समझ में आया, क्लियर होगा आई थिंक। आगे बढ़ते हैं, ये चीजें क्लियर हो गई होंगी। फिर अब देखो आनुवंशिकी या आनुवंशिक विज्ञान, वही चीज यहां पर दे दिया है, ठीक है ना। आनुवंशिक विशेषक कहलाते हैं, आनुवंशिक विशेषकों को, हाँ ठीक है, आनुवंशिकता कहते हैं। तो मैं वहाँ पे जो चीज़ें आपको पढ़ाई है कि आनुवंशिकी या आनुवंशिक विज्ञान क्या है, जो उधर थोड़ा सा मैंने बता दिया, वही चीज़ यहाँ पर है कि विज्ञान की वह शाखा है जिसमें हम जीवों के, जैसे कि आपके मम्मी पापा के और आपके बीच में जो समानता होगी उनके बारे में, और जो असमानता होगी, ऐसा नहीं है कि एकदम 100% अपने मम्मी पापा की कॉपी हो जाओ, ऐसा तो कभी संभव नहीं है। ठीक है, कुछ तो अंतर मिलेगा, तो वो समानता और विभिन्नता का जब अध्ययन करेंगे ये आनुवंशिकी कहलाता है। ठीक है बच्चा, इस शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था, यानी जेनेटिक का सबसे पहले प्रयोग बेटसन नाम के वैज्ञानिक ने किया था, 1905 में किया था। किसने किया था, बेटसन नाम के वैज्ञानिक ने किया था, 1905 में किया था। ओके बच्चा, आगे बढ़ते हैं कि और अब यहां पर आगे बढ़ेंगे बच्चा,
कि जो ग्रेगर जॉन मेंडल के बारे में थोड़ा सा बता दिया है कि इसके नींव, लेकिन ये 1905 में शब्द जरूर दिया गया है कि आनुवंशिकी, लेकिन इसके बारे में सबसे पहले पूरी दुनिया में सबसे पहले जिसके माइंड में चीज़ें आई कि कैसे एक मटर का पौधा, मटर के जो बीज होता है उसका फिर उसी मटर के पौधे जैसा हो जाता है, कैसे हम अपने मम्मी पापा की तरह होते हैं, कैसे जो पक्षियां होती हैं वो पक्षियां भी आपके कैसे दिखते हैं बच्चा, पक्षी की तरह होता है, ये सब कैसे होता है बच्चा। ये चीज़ें जो आई थी माइंड में, है ना, ये चीज़ें जब माइंड में आई थी बच्चा, ये एक आपके ऑस्ट्रिया के वैज्ञानिक, क्योंकि कभी कभी आपके ऑस्ट्रिया के वैज्ञानिक के बारे में पूछ लेता है, तो मैं उनका जीवन परिचय आगे बताऊंगी, वो क्या क्या काम किए हैं, कौन सा नियम दिए हैं, सारी चीज़ें मैं बताऊंगी। लेकिन मैं आपको स्टोरी बता रही हूँ, बस ध्यान से सुनना कि जब सबसे पहले, मतलब नाम तो बाद में दिया गया कि आनुवंशिकी है, ये आनुवंशिकी नाम मेंडल ने नहीं दिया है। मेंडल सबसे पहले ये बताए थे कि एक ऐसा कोई पदार्थ जरूर है, ऐसा कारक जरूर है जो माँ बाप के लक्षणों को उनके बच्चों में ले जा रहा है, इसीलिए मटर पे उन्होंने इतना एक्सपेरिमेंट कर डाला बच्चा। तो ये बात दिमाग में किसके आई सबसे पहले, ग्रेगर जॉन मेंडल, ठीक है। कब, 1866 में इन्होंने आनुवंशिकी की नींव डाली थी, ठीक है। ये बताया था कि कोई जरूर पदार्थ है। बाद में जब इन्होंने बहुत सारा नियम दिया था, बहुत सारा सब कुछ किया था, तो उसके बाद जब इनकी बातों को कोई माना नहीं, और जब बाद में जब जांच हुई बच्चा और भी वैज्ञानिक इस क्षेत्र में काम करने लगे, तो उनको लगा, और ये तब तक इनकी डेथ भी हो गई बच्चा। तो फिर और वैज्ञानिक जब आए तो उन्होंने कहा कि अरे ये बंदा तो बहुत सही बोल रहा था, ये एकदम सही बात कहे हैं, इसी की वजह से ऐसा हो रहा है। तो फिर उसके बाद कहा गया कि अरे अब इनकी तो डेथ हो गई है, हमने इनके साथ बहुत बुरा किया, ये सही कह रहे थे, हम लोग मानते नहीं थे, चलो आनुवंशिकी के जनक इन्हीं को कह दिया जाता है। होता है ना कि मतलब कि बहुत लोग अच्छे काम करते हैं, उनका कोई नहीं सुनता है, बाद में सबको बुरा लगता है कि मैंने इनके साथ गलत किया, चलो इन्हीं को कह दिया जाए कि यही थे बच्चा, ठीक है। बस इसलिए आनुवंशिकी के जनक को ग्रेगर जॉन मेंडल को कह दिया गया था। समझ में आया बच्चा? आगे बढ़े तो अब यहाँ देखो कि जो आनुवंशिक के जो एकक हैं या कारक हैं, ठीक है ना, जॉनसन ने 1909 में इसे जीन कहा था। मतलब जो मेंडल कह रहे थे, मेंडल जो कह रहे थे बच्चा, यहाँ पे बता रहे हैं आपको, है ना, तो मेंडल क्या बोल रहे थे बार बार, मेंडल बोल रहे थे, जो मेंडल हैं ये क्या बोल रहे थे बार बार कि कारक है, कारक यही जो है लक्षणों को लेके जा रहा है, लक्षणों की वंशागति हो करवा रहा है। क्या करवा रहा है? वंशागति, ठीक है ना, वंशागति करा रहा है ना। लेकिन मेंडल ने आनुवंशिकी भी शब्द नहीं दिया, ठीक है। अब ये हो रहा है, ऐसा कर रहा है, ये बार बार किए और नियम भी दे डाले, सब कुछ कर दिए, लेकिन आनुवंशिकी शब्द नहीं दिया था, ठीक है। बाद में जब जांच हुई 1901 1909 की 2 की बात है, तो उसमें 3 वैज्ञानिक और भी आते हैं। जब इनकी बातें को सही समझा जाता है तब जाके जो आनुवंशिकी शब्द दिया था, आनुवंशिकी शब्द किसने दिया था? बेटसन ने दिया था। आनुवंशिकी शब्द किसने दिया था? गलत है ना, इधर से होना चाहिए था, आनुवंशिकी, है ना, आनुवंशिकी किसने दिया था? बेटसन ने दिया था, ठीक है, बेटसन, ठीक है। बेटसन कब दिए थे? 1909 में दिए थे। समझ में आया? जो ये मेंडल जिसको कारक कह रहे थे, है ना, हम लोग क्या कहते हैं, ये जेनेटिक है, ये जीन है, इनका जीन ही ऐसा है, इनके यहाँ ऐसे ही लोग गोरे गोरे होते हैं, इनके यहाँ लोग सारे लोग ऐसे ही काले काले होते हैं, इनका जेनेटिक है, ये जीन के वजह से है। तो मेंडल उसको कारक कर रहे थे। बाद में इसी कारक को पता कह कि अरे मेंडल जिसको बार बार कारक कारक बोल रहे हैं, अरे वो तो जीन है। और ये जीन का नाम किसने दिया था? इसको जॉनसन ने दिया था, जॉनसन ने दिया था 1905 में ना। देख लेते हैं, सॉरी 1909 में ये था, 1905 में उल्टा कर दिए थे, ठीक है ना। ये 1905 का काम था, ठीक है। बेटसन ने 1905 में आनुवंशिकी कहा, जॉनसन ने 1909 में कहा कि मेंडल जिसको कारक कारक कह रहे हैं वही जीन है, वही जीन है, यही जीन जो है, चाहे कारक कह लो चाहे जीन कह लो। इसी को मेंडल कई जगह एकक भी कहे हैं, एकक, कई जगह एकक भी कहे हैं,
है ना, एकक भी कहे हैं, कारक भी कहे हैं। इसी को बाद में पता चला, अरे जॉन ये जीन को ही कह रहे थे, ये जीन को ही कारक एकक जो भी कह रहे थे ये जीन को कह रहे थे, समझे ना बच्चा। ठीक है, तो इसको कहा गया था, तो समझ में आ गया होगा इतना चीजें। अब आगे बढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, मतलब आनुवंशिकी किसे कहेंगे, वह शाखा जिसमें हम जो वंशागति होता है, आनुवंशिकता या अनुवंशिकता होता है, जो जीवों के बीच में समानता असमानता होता है, जो विभिन्नता होता है, इन सभी चीज़ों का अध्ययन करते हैं। ठीक है, बस यही, यानी विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम आनुवंशिकता या वंशागति व विभिन्नता, जीवों के बीच में समानता असमानता के बारे में अध्ययन करेंगे। तो बस यही आनुवंशिकी है, विज्ञान का शाखा। समझ में आया? चलो ठीक है, अब आगे बात करते हैं कि विभिन्नताएं क्या है बच्चा। विभिन्नताएं आप अपने लक्षण देखना, अपने घर में देखना। ठीक है, मम्मी पापा गुस्साते हैं तो कहते हैं कि हम लोग ऐसे नहीं थे, मेरे बच्चे ऐसे निकल गए, ऐसे गुस्साते हैं ना। तो ये विभिन्नता है। अब ऐसे छोटी छोटी विभिन्नता नहीं है, विभिन्नता का मतलब होता है कुछ एक्स्ट्रा दिखे, जैसे कि भूरी आंखें होती हैं, है ना, जैसे होती है भूरी आंखें। ठीक है, पूरे घर में किसी का भूरी आंखें नहीं था बच्चा, किसी की भूरी आंखें हो गई। ठीक है, नीली आंखें हो गई, नीली आंखें हो गई, है ना, नीली आंखें देखा है ना, भूरी आंखें देखा है ना। कई एक्ट्रेस का भी होता है ना, देखा होगा, ऐश्वर्या राय हैं और वो है करिश्मा कपूर, नीली आंखें वाले हैं ना बच्चा। ठीक है, तो और भी भूरी आंखें तो बहुत नॉर्मल आपको मिल भी जाते हैं बहुत सारे लोग। ठीक है, और बहुत लोग ऐसे होते हैं कि उनके पूरे परिवार में सब लोग सावले 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 आ रहे हैं, कोई बच्चा एकदम गोरा हो जाए, है ना। तो ये भी क्या है, आपका विभिन्नता है। यानी कि ऐसा कोई लक्षण, और ये 5 उंगलियां 5-5 होती हैं, पैरों में भी 5-5 उंगलियां होती हैं, कोई 6 उंगली हो जाए, कोई 7 उंगली हो जाए, ये भी विभिन्नता है ना बच्चा। ठीक है, उसके बाद है कि घर में हो सकता है कि सबके सब कैसे हो, लंबे लंबे हो, कोई बौना हो जाए, चाहे सब लोग छोटे छोटे हो, कोई काफ़ी ज़्यादा हाइटेड हो जाए, जैसे कि खली की जो हाइट है वो बहुत असामान्य हाइट है ना, वो विभिन्नता है। एक ज्योति करके औरत आती हैं, लेडीज हैं, वो उनकी हाइट जो है 24 सेंटीमीटर है। 24 सेंटीमीटर आप सोच सकते हो कि बहुत ही कम हाइट होती है। 24 सेंटीमीटर की हाइट जो है उनकी, ज्योति की है, अपने भारत की है, तो वो भी विभिन्नता है बच्चा। सबसे कम हाइट वाली महिला अभी तक वही मानी गई हैं, है ना। तो वो अपना एक और विदेश की है जो कि सबसे ज़्यादा हाइट वाली महिला मानी गई है, समझे ना। तो मतलब मैं एक यूट्यूब में देखी थी कि जो सबसे ज़्यादा हाइट वाली महिला थी ना, वो टेबल चेयर पे ऐसे बैठी थी, किसी रेस्टोरेंट या कुछ भी रहा होगा, वहाँ बैठी थी, तो अपना हाथ ऐसे की थी ऐसे, तो जो ज्योति थी ना, ज्योति जो सबसे छोटी महिला थी, वो इनके बस इतने हाथ तक आ रही थी। वो सोचो कितनी छोटी थी ना। तो वही चीज़ें हैं। तो ये विभिन्नता होता है, मतलब कुछ माता पिता के कुछ संतानों में ऐसे लक्षण दिख जाते हैं जो उनके माता पिता में थे ही नहीं, उनके कई पीढ़ियों तक थे ही नहीं। कुछ बीमारियां भी हो सकती हैं, है ना, कुछ बीमारियां हो सकती है, वर्णांधता, हीमोफीलिया, ऐसी बीमारियां जो भी आगे पीछे किसी पीढ़ी में कभी था ही नहीं बच्चा, और नया दिख गया। ये भी भिन्नता होता है। समझ में आ गया होगा। चलो ठीक है, कुछ लक्षणों में समान होते हुए भी माता पिता से सभी संतानों में आपस में तथा अपने माता पिता से कुछ विभिन्नताएं जरूर होती हैं ना। बस इस सगे भाई बहन में भी विभिन्नता होता है। आपके भाई बहन भी आपकी तरह नहीं होंगे, बहुत सारी क्वालिटी अलग अलग होगी, है ना। वो यही विभिन्नता है बच्चा, कुछ न कुछ अंतर जरूर होता है। ये 2 तरह से विभिन्नता होता है। आपकी जो विभिन्नताएं होती हैं ना, ये 2 तरह से होती हैं। विभिन्नताओं की बात करें हम तो विभिन्नताएं, ठीक है, विभिन्नताएं जो होती हैं बच्चा, ये 2 तरह से होती हैं, 2 तरह से काम करती हैं। एक अब जन्मजात होता है, ठीक है, जन्मजात होता है, ठीक है, मतलब जन्म से ही कोई अंतर आपको साफ साफ दिखेगा कि इसमें कुछ अलग ही लक्षण दिख रहे हैं, ठीक है ना। और एक होता है उपार्जित या वायुमंडलीय कारक, जो विभिन्नताओं का कारक होता है, विभिन्नताओं के कारक होते हैं। एक जन्मजात होता है आनुवंशिक कारक जिसको कहेंगे, ठीक है ना, ये आनुवंशिक कारक की वजह से होता है, आनुवंशिक, ठीक है। कोई इनके डीएनए में बदलाव आ जाए, कोई बीमारी हो जाए, आनुवंशिक कारक ये हो सकता है। उनके खाने पीने में, उनके रासायनिक जैव रासायनिक परिवर्तन जो भी कुछ भी हो जाए उनके शरीर में, ऐसा कुछ हो जाए तो वो आपके आनुवंशिक कारक है। एक वायुमंडलीय कारक की वजह से होता है, वायुमंडलीय, ठीक है ना, वायुमंडलीय कारक, समझे। वायुमंडलीय कारक में सबसे बड़ा एग्जाम्पल आपका बच्चा है वो क्या बोलते हैं कि अगर मैं कुछ जैसे क्या बोलते हैं, ये
जैसे हमारे भारत से बहुत सारे लोग माइग्रेट करते हैं, दूसरे देश में जाके बस जाते हैं ना, तो उनके जो होने वाले बेबी होते हैं वो अलग ही होता है ना, उनके जो है बातचीत या कुछ भी उनका कुछ न कुछ कई पीढ़ियों तक वहाँ रहने के बाद उनके में अचानक बदलाव आ जाता है, यानी वायुमंडल का जो होता है वो इफेक्ट होता है। ठीक है, जैसे भौगोलिक वातावरण में कभी कभी आपने एक मूवी देखा होगा ना, सीता गीता देखा था, तो उसमें क्या होता है कि एक जो होती है वो गांव के साइड में रहती है, ठीक है, और एक जो होती है उसका जो होता है ग्रोथ, मतलब उसका परवरिश जो होता है वो शहर में होता है। तो जो शहर वाली होती है वो एकदम डरी सहमी सी, क्योंकि उसको वैसा वातावरण मिला रहता है। गांव वाली एकदम चंठ टाइप की रहती है, जो हेमा मालिनी है इसमें, जो कि काफ़ी ज़्यादा झगड़ालू टाइप की, किसी से लड़ भिड़ जाना, किसी को छोड़ना नहीं, ऐसा कुछ रहता है ना, मारपीट भी कर लेना। तो ये वायुमंडलीय कारण होता है। दोनों का विकास जो हो रहा है, दोनों के हो, ठीक है। एक बहुत पहले एक स्टोरी भी बनी है, एक मूवी भी बनी है हॉलीवुड वाली, कि एक बच्चा रहता है, वो अपने माँ बाप से बहुत छोटा रहता है, 1 साल का 2 साल का, तभी वो बिछड़ जाता है और वो भेड़ियों के समूह में चला जाता है, उनकी तरफ रहना शुरू कर देता है, उन्हीं की तरह उनके शरीर पे बाल रहता है उस बच्चे पर। बाद में देखा जाता है 22-23 साल के बाद कि उस बच्चे के शरीर पे उसी तरह बाल, बच्चा चलना, उड़ना, बैठना, शिकार करना, सब कुछ भेड़िए की तरह सीख लेता है। ठीक है, तो मतलब जिस वातावरण में रहेंगे उस वातावरण के हिसाब से ढल जाते हैं। तो वायुमंडलीय कारक की वजह से भी विभिन्नता हो सकती है, ठीक है, और ये आपके आनुवंशिक कारक की वजह से भी विभिन्नता हो सकती है। आनुवंशिक जन्मजात होता है, माँ के जो पेट में बच्चा है तभी उसमें कोई परिवर्तन आ जाएगा, तभी वो हो जाएगा। ठीक है, पैदा होने के बाद मतलब जुड़वा बच्चे हुए हैं, एक का परवरिश कुछ अलग ढंग से हो रहा है, दूसरे का अलग ढंग से हो रहा है, तो दोनों में बहुत अंतर आ जाएगा। समझ में आया? यही है आपका, समझ में आया बच्चा? ठीक है, तो ये देखो आपके वातावरणीय दशाओं के कारण होता है, जैसे कि पालन पोषण किस हिसाब से किया जा रहा है, उनका रहन सहन है, उनका शिक्षा, उनका जलवायु आदि के प्रभाव से ये अस्थायी होता है। बाद में इसको बदला भी जा सकता है, ठीक है, बाद में उसको फिर से ला के इसी वातावरण में ढाला जाए, इस हिसाब से रखा जाए, जैसे जिसमें वो अच्छा वाला वातावरण है उसमें ढाला जाए तो फिर ठीक हो जाएगा, ऐसा नहीं है। समझे ना? ठीक है, और ये दैहिक विभिन्नता कही जाती है या वायुमंडलीय विभिन्नता। ठीक, अब देखो जो आनुवंशिक पदार्थ में या जीनी संरचना में परिवर्तन आ जाए या आनुवंशिक कारक की वजह से विभिन्नता आए बच्चा, वो आपके वंशागत होता है। इसको ठीक करना थोड़ा नामुमकिन होता है, ठीक है। फिर ओवरऑल लेकिन इस पर भी आपका वो काम चल रहा है, इस पे भी रिसर्च हो रहे हैं, ठीक है, और वो दिन दूर नहीं जब आनुवंशिक जो बीमारियां होती हैं उनको भी ठीक करने में हम लोग सफलता हासिल कर लेंगे। यही चीजें हैं, ठीक है, समझ में आ गया होगा। अब मेंडल के योगदान में चलते हैं। मैं इसको बहुत एकदम शॉर्ट में समझाने वाली हूँ, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगा, एकदम अच्छे से समझ लोगे, ठीक है। यहाँ पर हेडिंग कर लेना, मेरे साथ साथ ही चलना, मेंडल का योगदान। यूट्यूब पर क्लास है बच्चा, तो आराम से आपका क्या हो जाएगा, वो तो जरूर हो जाएगा। मेंडल का योगदान में वो आपका क्या बोलते हैं, स्क्रीनशॉट तो हो ही जाएगा, तो जरूर ले लेना, क्योंकि बहुत ज़्यादा शॉर्ट करने वाली हूँ मैं, बहुत अच्छे से समझाने वाली हूँ, ठीक है। देखो मेंडल का योगदान, पहले तो आप लिखोगे पूरा नाम। पूरा नाम क्या है बच्चा इनका? पूरा नाम ग्रेगर जॉन मेंडल, जॉन मेंडल, है ना। देश का नाम क्या है बच्चा इनका? देश क्या है? ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रिया, है ना, ठीक है। शहर का नाम क्या है बच्चा इनके, जहां के रहने वाले थे? ब्रून शहर, है ना, शहर, ठीक है। इनके गांव का नाम क्या था बच्चा, जहां से ये आए थे शहर में? ठीक है, गांव का नाम सिलिसिया, सिलिसिया, ठीक है ना, सिलिसिया, ठीक है बच्चा। ये कितने तक पढ़े थे बच्चा? इनकी शिक्षा क्या थी? गांव से इनकी शिक्षा थी बच्चा, जब ये गांव से निकले थे तो इनकी शिक्षा मैट्रिक पास थे। कितना थे? मतलब हाई स्कूल पास रहे होंगे, मैट्रिक पास थे, है ना, हाई स्कूल, ठीक है, यानी 10th। समझे बच्चा? हाँ, एक चीज तो मैं बताना ही भूल गई, इनका जन्म जो है मतलब डेट है, डेट ऑफ बर्थ DOB, है ना, वो था 22 जुलाई 1822, 22 जुलाई 1822। ये इनके कुछ काम की चीजें हैं, ध्यान दीजिएगा। जुलाई से लिखा है ना मैंने? हाँ, सही लिखा है। 18 जुलाई 1822 में इनका जन्म हुआ था। मतलब ये शॉर्ट फॉर्म में मैं समझा रही हूँ, अब मैं इधर लूंगी, ठीक है बच्चा, ठीक है। ये इनका कार्य क्या था बच्चा? इनका मतलब जो कार्यपद क्या था बच्चा? ये ब्रून शहर के आगे की शिक्षा के लिए ब्रून शहर में ही आए थे, ठीक है ना, मैट्रिक पास।
उसके बाद मतलब यहाँ पे लिख दे रहे हैं आगे की शिक्षा के लिए कहाँ चले गए थे बच्चा? ब्रून शहर, ब्रून शहर, ठीक है, शहर आ गए थे, समझे ना? आगे की शिक्षा के लिए ब्रून शहर आ गए थे बच्चा, समझ में आया? ठीक है, कार्य में क्या था बच्चा? ब्रून शहर के चर्च में पादरी, पादरी जानते हो क्या होता है? फादर कहते हैं ना, कहते हैं फादर, ऐसे करते हैं ना, पता नहीं ऐसे क्या करते हैं, जो भी उनका धर्म होगा, ठीक है, वैसे करते हैं ना, यानी कि फादर थे, क्या से कह सकते हैं? फादर। यानी ये छोटे छोटे बच्चे वहाँ पे आते थे, उनको पढ़ाते भी थे, ठीक है, और ये चर्च का देखभाल करते थे, ऐसे ही काम करते थे, फादर थे, ये पादरी थे, ठीक है। और इन्होंने क्या प्रयोग में लिया था बच्चा? जो कौन सा पौधा लिया था? प्रयोग का पौधा कौन सा था बच्चा? उद्यान मटर। उद्यान मटर का मतलब समझ रहे हो? जो चीज आप खाते हो, जो मटर, मटर दो तरह की होती है, एक जंगली मटर भी होती है जिसको हम लोग नहीं खा सकते, ठीक है, तो उद्यान मटर का मतलब जो हम लोग खाते हैं, ठीक है ना। कौन सा मटर लिया था? उद्यान, यानी बगीचे में उगा सकते हो, खेत में उगा सकते हो, ठीक है, वही वाला उद्यान मटर इन्होंने लिया था ना, ठीक है। उसके बाद इनका काम और बता रहे बच्चा, ठीक है, प्रयोग का हो गया। फिर इसके बाद इन्होंने एक क्या लिखा है बच्चा? बाकी कुछ है इसमें कुछ खास? कि ब्रून शहर की नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी में सभा रखा था, ये ठीक है बच्चा। देखो 1857 में, 1857 में, ठीक है ना, मटर के 7 विपरीत लक्षणों पर अध्ययन, ठीक है ना, 7 विपरीत लक्षणों पर अध्ययन। फिर 1866 में आनुवंशिकी का नींव डाले थे, है ना, आनुवंशिकी का नींव डाले थे 1866 में। समझ में आया? इतनी सारी इनकी सारी इतनी चीजें इस जो थी थोड़ी सी इम्पोर्टेंट थी। और इन्होंने नियम कौन सा दिया था वो देखे जाते हैं। इनको और क्या कहा जाता है बच्चा? इन्हें कहा जाता है आनुवंशिकी के जनक। किसको कहा जाता है? मेंडल को, है ना। इनका जो नियम है बच्चा, मेंडल का नियम जो है बच्चा, वो कौन कौन सा है? मेंडल का नियम। मेंडल का नियम है बच्चा, ये कौन सा नियम है? पहला है प्रभाविता, है ना। दूसरा है पृथक्करण। तीसरा है और वो है बच्चा स्वतंत्र अपविवन, ठीक है ना। ये 3 नियम इनके हैं बच्चा, समझ में आया? आगे बढ़े, ठीक है। ये सारा कुछ मेंडल का जो इंपॉर्टेंट चीज था वो मैंने सब कुछ यहाँ पर डाल दिया बच्चा, ठीक है ना। सिद्धांतों को इन्होंने अपना दिया था, 3 सिद्धांत दिए थे, समझ में आया? ठीक है। अब इसके बाद जो है बच्चा एक चीज यहाँ पे बता देंगे आपको। हाँ, इनकी मृत्यु कब हुई थी? 1884 में। देखो बहुत ज्यादा जिंदा नहीं थे। 1822 में इनका बर्थ हुआ है। 22 इसमें से आप माइनस कर दो तो 62 साल ये जिंदा थे, ठीक है ना। इनकी मृत्यु हो गई है, इनकी ठीक है, ठीक है। इनकी मृत्यु जो हो गई है बच्चा वो कब हुई है? 1884 में। यानी कितने जिंदा थे? 62 वर्ष जीवित थे, है ना, जीवित थे। चीजें इतनी क्लियर हो गई। अब आगे बढ़ते हैं बच्चा। इसके बाद यहाँ पर आते हैं एक वैज्ञानिक, 2 वैज्ञानिक और आते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखो, यहाँ के थे 1900। इन्हीं के काम को जो मतलब इन्हीं के बाद चीज़ों को थोड़ा सा ज़्यादा एक्सपेरिमेंट किए बहुत अच्छे से, तो उन्हीं लोग का देन था कि इनको आनुवंशिकी का जनक कह दिया गया, नहीं तो फिर मिलता ही नहीं, ठीक है। थोड़ी सी साइंस की शरीफता भी थी बच्चा, और कुछ नहीं, ठीक है। 1900 में हॉलैंड के वैज्ञानिक ह्यूगो डिवरीज आए थे, ठीक है ना। इसके बाद और जर्मनी के 1900 में हॉलैंड के ह्यूगो, याद रखना, बता रही हूँ बहुत ठीक से समझाने वाली हूँ। जर्मनी के कार्ल कोरेंस, ठीक है ना। और उसके बाद ऑस्ट्रिया के शेरमैक, ठीक, चलो ठीक।
इनके नियम की पुष्टि किसने की? इनके नियम की पुष्टि किसने की बच्चा? 3 वैज्ञानिक ने किया था। कब किया था? 1900 में। कब किया था? 1900 में, ठीक है ना? 1900 में 1900 में 3 वैज्ञानिक आते हैं। कहाँ कहाँ के? देखो, ह्यूगो डी व्रीज कहाँ के थे? हॉलैंड के थे। कहाँ के थे? ह्यूगो याद रखिएगा, हॉलैंड, ठीक है। उसके बाद है बच्चा एक वैज्ञानिक आते हैं जर्मनी, ये आके कार्ल कोरेंस। याद रखने का तरीका बताएंगे अभी आपको। कार्ल कोरेंस, ठीक है ना? कैसे याद करोगे? इसमें भी रहा आधा उल्टा वाला रहा है और जर्मनी में भी उल्टा रहा, देखो उड़ता हुआ रहा है, सॉरी, ठीक है ना? जर्मनी है ना? जर्मनी में भी इस तरह से है, कार्ल्स में भी इस तरह से, तो इनका याद हो जाएगा। ऑस्ट्रिया के, अब ये मेंडल के ही कंट्री के एक और वैज्ञानिक आते हैं, शेरमैक, ठीक है ना? शेरमैक जो आते हैं ये कहाँ के थे? ऑस्ट्रिया के थे। ये मेंडल के ही देश के थे। यही तीनों ने मिलकर जनक का नाम मेंडल रखवाया था। इन्हीं लोग का योगदान था, नहीं तो लोग घालमेल कर ही जाते, लेकिन हो गया इन्हीं की वजह से, ठीक है। चलो ठीक है बच्चा, समझ में आया? अब ये मतलब मेंडल के नियम की पुष्टि और मेंडल को जनक जो नाम पोजीशन नाम दिलवाया गया, ये 3 वैज्ञानिक ने दिया था। ह्यूगो हॉलैंड के, कार्ल जर्मनी, और उसके बाद शेरमैक ऑस्ट्रिया। समझ में आया ये चीजें थी, ठीक है। ये आपने पूरा बहुत बढ़िया से आपने देख लिया, ठीक है ना? बहुत बढ़िया से मेंडल का योगदान देख लिया। इनका पूरा नाम, देश, शहर, गांव, शिक्षा, बर्थ, डेट ऑफ बर्थ, कार्यपद, प्रयोगशाला में जो प्रयोग में जो पौधा लिए थे, और ये मटर का जो कितने लक्षण लिए थे? 7 विपरीत लक्षणों की में अध्ययन किया था, अक्सर पूछा भी जाता है, ठीक है। और 1866 में इन्हें मेंडल का जो आनुवंशिकी का नींव डाले थे। आनुवंशिकी के जनक मेंडल ही है। मेंडल के जो 3 नियम है, ये तीनों नियम है। इनकी मृत्यु 1884 में हो गई है। और इसके बाद ह्यूगो डी व्रीज हॉलैंड के थे। ये तीनों वैज्ञानिक मिलकर उनके नियम की पुष्टि करवाए थे। समझ में आया होगा? एकदम आसान है। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं बच्चा, ठीक है, काफी आगे चले गए चलो अच्छा ठीक है, देख लेते हैं, ठीक है ना। अब मेंडल के सफलता का कारण देखेंगे बच्चा। मेंडल के सफलता का कारण देखेंगे, फटाफट देख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। मेंडल की सफलता का कहाँ चला जा रहा है मेरे से? हाँ, मेंडल के सफलता का कारण देखते हैं, ठीक है, फटाफट। तो मेंडल की सफलता का कारण यही था बच्चा, जो मेंडल ने मटर का पौधा लिया था, ये एक ही साल के अंदर इसकी बुआई कर लो, इसकी खेती हो जाती है, इसको फिर मतलब हार्वेस्टिंग कर लो, यानी कटाई कर लो, फिर घर में आ भी सकता है। यानी 1 वर्षीय पौधा था। कैसा पौधा था बच्चा? ये 1 वर्षीय पौधा था, यानी वार्षिक पौधा था, आसानी से हम इसको उगा सकते हैं, ठीक है ना। दूसरा कारण यही था कि मतलब ये कम जीवन चक्र छोटा था। ऐसा नहीं है कि एक बार उगा दिया, इसको बड़ा होने में मेंडल की तब तक मौत हो जाए, ऐसा पौधा उन्होंने नहीं लिया था, मटर का लिया था, आराम से उसका देख सकें, ठीक है। फिर उसके बाद बच्चा कि ये जो पौधा होता है ये द्विलिंगी होता है, यानी कि एक ही पुष्प में नर और मादा दोनों जननांग होता है। तो कहीं स्वपरागण भी हो सकता है, और इच्छा करे तो परपरागण भी करवा लो, ठीक है बच्चा, आपकी मर्जी, ठीक। फिर उसके बाद है बच्चा कि इसमें इन्होंने तुलनात्मक लक्षण लिया था। मतलब मटर के पौधे में एक खासियत होती है कि अगर मैं लंबाई देखा जाए, उसका कलर देखा जाए, उसके आकार देखा जाए, ये सब कुछ देखा जाए ना, तो विपरीत मिल जाता है। जैसे मैंने एक संकर द्विसंकर का वो जो आपको क्लास बताया था बच्चा, उसमें क्वेश्चन आंसर इसका करवाया था, उसमें मैंने बताया था ना, तो वही चीज़ें थी, ठीक है। यानी लंबाई की बात करें तो लंबा बौना मिलेगा, आकार की बात करें तो गोल झूरीदार मिलेगा, रंग की बात करें बीच के तो पीला और हरा मिलेगा, यानी कि तुलनात्मक विपरीत लक्षण मिल जा रहा है, ठीक है। यह कारण भी था। इनमें स्वपरागण की क्रिया भी आसानी से हो सकती है, क्योंकि ये दोनों नर मादा दोनों जननांग एक ही पौधे में मिलेगा, और इसमें परपरागण भी आसानी से करवाया जा सकता है। और इसके जो संतति है, इनकी जो जनन क्षमता है, जो ये आगे ग्रोथ कर रहे हैं, इनको हम आसानी से देख सकते हैं, ठीक है ना। एक वार्षिक है, आराम से 1 साल में उगाया, देखा, फिर खेती कर दिया, फिर देखा। यानी कि मेंडल 62 साल तक जिंदा थे, तो मैक्सिमम था कि वो 8-9 साल, जो भी 10 साल जो भी दिए होंगे, 8 साल दिए थे,
ठीक है। तो पूरे में वो आराम से इसकी वो देख लिए थे संकरण कि इन दोनों अलग अलग में करवा रहे हैं तो क्या लक्षण आ रहा है, ये चीजें थी। समझ में आया? अब देखो क्या क्या उन्होंने लक्षण लिया था, कौन कौन से 7 विपरीत लक्षण है पौधे के ना, ये क्वेश्चन भी आता है, ये भी क्वेश्चन आता है बच्चा, ठीक है। हाँ, तो मैं बताते ही चलने वाली थी ना बच्चा, मैं भूल गई, ये चीज़ मैं बताते हुए चलूँ आपको, मैं बोली थी मैं फिर भूल गई, ठीक है। यहाँ देखना, ये देखो आपका आनुवंशिकी या वंशागति, आनुवंशिकता या वंशागति, ये भी कभी कभी आपके अति लघुत्तरी का लघुत्तरी का प्रश्न है, बनता है लघुत्तरी का, ठीक है। फिर उसके बाद है बच्चा आपका दूसरा क्या, आनुवंशिकी या विज्ञान की वह शाखा जिसमें ये मेंडल का योगदान भी जो भी है, ठीक है ना। विभिन्नताएं तो नहीं होता है, आनुवंशिकी भी कभी कभी आपके लघुत्तरी में बनता है, लघुत्तरी का, ठीक है। फिर उसके बाद है बच्चा आपकी मेंडल का योगदान, ये जरूर बनता है बच्चा, ये लघुत्तरी का ये भी बनता है, समझे ना, ये जरूर बनता है, ठीक। अब हम आगे बढ़े थे बच्चा, जिसमें आए थे वो देख लेते हैं, मेंडल के सफलता का कारण लघुत्तरी, ठीक है। अब विपरीत लक्षण में इसमें मैक्सिमम होता, मैक्सिमम पूछेगा तो 1 2 3 4 लक्षण पूछेगा, कोई भी 4 लक्षण को आप बताओ। मेंडल जो मटर का पौधा लिए थे उनका, उनमें कोई 4 लक्षण के बारे में बताओ, ठीक है। तो आप क्या बोल सकते हो, तने की लंबाई, लंबापन, बौनापन, क्या क्या लक्षण लिए थे, तने की लंबाई है, ठीक है। और उसके बाद पुष्प की स्थिति है, पुष्प का रंग है, फली का रंग है, फली का रूप है, बीज की आकृति है, बीज का रंग है, ये 7 लक्षण लिए थे बच्चा। लंबाई में लंबापन, बौनापन, पुष्प की स्थिति अक्षीय थी, अग्रस्त था, अग्रस्त मतलब आगे ऊपर ऊपर लगता जाएगा, अक्षीय का मतलब शाखा समय लगेगा, ठीक है ना। पुष्प का रंग देखा जाए तो पुष्प एक पर्पल रंग का फ्लावर लग रहा था मटर में, एक सफेद लग रहा था। फली का रूप देखा जाए तो बहुत बढ़िया बढ़िया फली थी, मोटे मोटे उसमें बढ़िया बढ़िया दाने थे, और ऐसे एकदम पिचकी पिचकी हुई थी, उसमें एकदम छोटे छोटे दाने। मटर आ भी रहा होगा ना, तो मटर को मटर के समय पढ़ाना ज़्यादा अच्छा होता है, इसलिए ये चैप्टर भी लेट हो गया था, जानते हो। और इसमें बच्चा आपका क्या है कि मटर उठा के देख लेना, जिसमें खूब बढ़िया बढ़िया दाना होगा ना, खूब मोटा मटर का होगा, वो जो छिलका के साथ होगा, ठीक है। तो आप समझ लेना कि वो फली का रूप वो है। और जो आपको दिखेगा कि उसी में एक ऐसा मटर का आ जाएगा जिसमें कि आप खोलोगे तो बहुत छोटे छोटे दाने होंगे, वो चीज़ें। फली का रंग, ठीक है, एकदम हरा हरा बढ़िया मटर, ठीक है। और जो मटर खराब होता है उसमें पीले रंग का आ जाता है। बीज की आकृति एकदम गोल गोल बढ़िया वाला मटर, और कुछ आपके झुर्रीदार हो जाएगा। अब बीज का रंग है पीला, और जब ये बीज जब बन जाए, मतलब जब आप खा रहे हो इस समय हरा हरा मटर ना, या फली खा रहे हो, जब यही मटर खेतों में से निकाल कर सुखवा कर और बोरे में या किसी ड्रम में या ट्रक में कैसे भी करके स्टोर करके घर में रखते हैं, तो उस समय इसका रंग पीला हो जाता है, तब वो बीज कहलाता है। जब सुखवा के घर में रखते हैं ना तो वो बीज कहलाता है बच्चा, तब बीज का रंग पीला होना चाहिए, ठीक है। और उसी पीले में जैसे छोले वाला जब मटर आता है, छोला बनता है घर में, वो मटर देखो तो उसमें सारे के सारे क्रीम कलर या पीले रंग का मटर होता है, उसमें एक आंख ही एकदम छोटा सा सिकुड़ा हुआ हरा रंग का होता है, तो वो आपके ये वाला मटर हो जाएगा। समझ में आया? ये 7 आपकी चीजें ली गई थी, इसमें से कभी कभी पूछ लेता है 4 बता दो, 3 बता दो, यानी कि लघुत्तरी में आ जाएगा, ठीक है। अब बात करेंगे मेंडल के कुछ शब्दावली लिए गए थे, ठीक है। जो चीजें देखो, एक बच्चे ने मुझसे पूछा भी था एलील के बारे में, ठीक है। एलील क्या होता है? एलील अभी तक तो एलील कभी पूछा नहीं गया है, हाँ, एलील अभी कभी तक पूछा नहीं गया है, ठीक है। तो चलो, संकर मैंने कल ही देखो, संकर को मैंने बताया था, क्या बताया था बच्चा, ठीक है। जब मैं क्लास क्वेश्चन वाला करवाई थी तब उसमें मैंने बताया था जो संकर क्या होता है कि जब 2 आपके विपरीत लक्षणों के बीच में संकरण करवाते हैं तो जो अशुद्ध जाति प्राप्त होती है, संकर का मतलब वो क्या कि कैपिटल टी और स्मॉल टी, यानी कि अशुद्ध जाति जो होगी ना, अशुद्ध जाति जो प्राप्त होती है, इसी को क्या कहते हैं? संकर कहते हैं। एलील क्या कहते हैं? देखो ध्यान से, विपरीत लक्षण वाले युग्मों को एलील कहते हैं। जैसे पौधे की लंबाई के लिए लंबा बौना, यानी कि ये क्या कहला जाएगा? अब एलील हो गया। क्या हो गया? एलील। बीज के रंग के लिए गोल झुर्रीदार, गोल झुर्रीदार, ये हो गया एलील हो गया। क्या हो गया? एलील हो गया। अब हम, मुझे नहीं लगता कि कभी किसी को इसके लिए डाउट होगा। पुष्प के रंग के लिए लाल, यानी कि वो आपको कैपिटल आर यहाँ पे दिखता है, और सफेद, ये ठीक है, इसको दिखाते हैं, ठीक है।
लाल की वजह से देखो, जो लेटर प्रभावी के लिए लेते हैं उसी का स्मॉल लेटर अप्रभावी के लिए लेते हैं। तो आपके जो गोल है उसके लिए भी राउंड होता है तो कैपिटल आर ही आता है, और आपके लाल के लिए भी आपका रेड होता है तो कैपिटल आर ही आता है। ठीक है, तो इसके लिए परेशान मत होना। ठीक है, तो ये भी आपका एलील है। यानी विपरीत लक्षणों के जो आपके युग्म बनते हैं, विपरीत लक्षणों वाले जब जीन जो होंगे वो जब युग्म में बनते हैं बच्चा, तो उनको हम क्या कहते हैं? एलील कहते हैं। बस समझ में आए, ये चीज़ें हैं, ये एलील है। ठीक, अब अप्रभावी अप्रभावी क्या होगा बच्चा? ये भी वर्ड आया है। ठीक है, ये अंतर भी आया है, तो बता दें आपको प्रभावी व अप्रभावी क्या है। ठीक है, जब विपरीत लक्षण को लेके करवाते हैं, यानी कि कैपिटल लेटर टी ले लिया और स्मॉल टी ले लिया, इनके बीच में जब संकरण करवाएंगे, जब कैपिटल लेटर और स्मॉल लेटर के बीच में, ये देखो कैपिटल कैपिटल स्मॉल स्मॉल, इनके बीच में जब संकरण होगा तो ये बनेगा, और ये क्या बोला जाएगा? लंबा पौधा। क्या बोला जाएगा? लंबा पौधा, है ना। तो जिसका लक्षण दिखा, ये किसका लक्षण था? ये लंबा का था ना। ये किसका था? ये बौना का था। अब किसका लक्षण दिखा है? इसी का दिखा है, तो बस इसी को क्या कह देते हैं? ये है प्रभावी। प्रभावी। और जो इसके जीन होंगे बच्चे, ये क्या कहेंगे? प्रभावी जीन। ठीक है, प्रभावी जीन, समझे ना। और ये प्रक्रिया, मतलब इसी का लक्षण इसके पहली पीढ़ी में दिख जाना, ये प्रक्रिया, ये जो आपकी ये जो दिख गया, ये प्रक्रिया क्या कहलाएगी? प्रभाविता। क्या कहलाएगी? प्रभाविता। समझ में आया? प्रभाविता। ठीक, यानी एक लंबा एक बौने के बीच में संकरण करवाएं तो जो पहली पीढ़ी में दिख गया वही लक्षण क्या है? प्रभावी लक्षण है। ठीक है, जो नहीं दिखा ये क्या लक्षण हो गया? इसका नहीं दिखा ये अप्रभावी है। ठीक है ना, ये अप्रभावी है, ये इसके जल लक्षण नहीं दिखे तो अप्रभावी लक्षण नहीं दिखे। समझ में आया? यही चीजें हैं। ठीक है, और अप्रभाविता का मतलब है ये प्रक्रिया जिसमें उसका लक्षण नहीं दिख रहा है, जिसका दिख रहा है वो प्रभाविता हो गया, जिसका नहीं दिखा वो अप्रभाविता हो गया। बस यही चीजें। ठीक है, यहां तक हो गया। आगे बढ़ते हैं। इसमें से चांस जब सबसे ज्यादा रहता है कि एलील पूछ ले और प्रभावी अप्रभावी पूछ ले, यानी कि ये दूसरा तीसरा थोड़ा सा चांसेस में रहते हैं बच्चा कि ये पूछे जा सकते हैं। ठीक है, लेकिन अभी तक एलील कभी पूछा नहीं गया शायद। ठीक है, एक संकर द्विसंकर ये पूछा भी गया है, ध्यान दीजिएगा। एक संकर द्विसंकर, ठीक है, मैंने क्वेश्चन वाले क्लास में बताया भी था। एक संकर का मतलब होता है कोई एक लक्षण के विपरीत लक्षण। मैंने क्वेश्चन में बहुत अच्छे से समझाया था। कोई एक लक्षण, लंबाई, लंबाई में लंबा बौना के विपरीत लक्षण। ठीक है, बीच में जब संकरण होगा तो एक संकर संकरण। जब दो लक्षण के विपरीत लक्षण, दो लक्षणों के विपर्यासी, यानी कि बीच का रंग और बीच की आकृति। रंग में आप चले तो गोल, ये पीला और हरा, और आकृति में गोल और झुर्रीदार। हो गया ना, यही बात है बच्चा। ये थोड़ा सा इनको तैयार रखना, ये आपके लघु में आते हैं। ठीक है ना। समयुग्मजी और विषम युग्मजी, इसको भी मैंने बताया था। जब हम संकरण करवाए और उसमें देखा जाए कि दोनों के दोनों जो आपके जो जिसको हम एलील कह रहे हैं वो दोनों के दोनों कैसे हो? समान हो। यानी जब युग्मनज में एक ही प्रकार के लक्षण का जोड़ा जो है, युग्म है, पेयर है, वो मौजूद हो, एक ही प्रकार का, ये या फिर दोनों के दोनों स्मॉल हो जाए, या दोनों के दोनों ऐसे इस तरह के हो जाएं, दोनों के दोनों मतलब सब मिला के दोनों एक समान हो। जब युग्मनज में, युग्मनज जो बन रहा है, ये जो बना है ना, ये इनके संकरण के बाद ये जो बना है ये क्या है? युग्मनज है। ये युग्मनज आगे चल के मटर का पौधा बनाएगा, ग्रोथ करेगा, बीज बनाएगा, सब अपना उसमें जड़ तना पत्ती बनेगा, वो पौधा बनाएगा। तो ये युग्मनज कैसा है? ये दो तरह का रखा है, इसे हम क्या कह देंगे? ये विषम युग्मजी है, दो तरह का। और जब ये एक समान हो जाएगा तो इसे हम कह देंगे समयुग्मजी। ठीक है बच्चा, ये समयुग्मजी, विषम युग्मजी, क्लियर। अशुद्ध जाति भैया आप कह सकते हो समयुग्मनज को ही कहते हो, कि समयुग्मनज के बाद यानी कि एक समान जो युग्मनज, ऐसा युग्मनज जिसमें दोनों जो एक पेयर है, एक जोड़ा मौजूद है, उसमें आपके दोनों एक ही प्रकार के हैं। ठीक है, तो बच्चा उसे हम क्या कहते हैं? वो आगे चलकर शुद्ध जाति का निर्माण करता है, और आपके शुद्ध एक ही मतलब जिस पौधे से आया था बिल्कुल हूबहू उसी पौधे का, जिस पौधे से बीज निकला था, बीज आगे चलकर बिल्कुल उसी तरह के पिछले वाले जिससे निकला था उसी तरह का पौधा वो बनाता है। समझ में आया ये चीज? ठीक है,
अब बात करेंगे बच्चा, यहाँ पर क्लियर हुआ। अब हम बात करेंगे कुछ आपने प्रभाविता अप्रभाविता सुना भी, अभी मैंने बताया भी कि मेंडल ने 3 नियम दिया था, प्रभाविता, पृथक्करण और स्वतंत्र विहुवन। ठीक है बच्चा, प्रभाविता को मैं यहाँ पे बताने चल रही हूँ, ध्यान दीजिएगा। प्रभाविता क्या होता है, अभी मैंने बताया था कि जब विपरीत लक्षणों के एक प्रकार के ही विपरीत लक्षणों के बीच में संकरण करवाया गया, मेंडल ने करवाया था, तो उनको ये देखने को मिला था, एक संकरण यही है। ठीक है, मैं वहाँ पे आपको आगे समझाने जा रही हूँ। ठीक है, ध्यान दीजिएगा प्रभाविता वाला। ठीक है, प्रभाविता में उनका ये कहना था कि जब मेंडल क्या कर रहे हैं कि 2 अलग अलग पौधे की ले रहे हैं, मतलब एक ही प्रकार है, क्या है, लंबाई है। ठीक है ना, लंबाई में उन्होंने 2 तरह का पौधा लिया है, एक लंबा लिया है और एक बौना लिया है। इनके बीच में जब वो संकरण करवा रहे हैं तो मेंडल को देखने को मिल रहा है कि लंबे और बौने पौधे, लंबे और सारे के सारे लंबे पौधे निकल कर आ रहे हैं पहली पीढ़ी में सभी के सभी लंबे पौधे निकल कर आ रहे हैं। तो ये प्रभावी जीन के कारण हुआ और इसी प्रक्रिया को मेंडल ने प्रभाविता कह दिया। तो उनका कहना था जब एक संकरण में एक लक्षणों के विपर्यासी लक्षणों के बीच में संकरण करवाते हैं तो देखा जाता है कि जो पहली पीढ़ी आ रही है इसमें सभी के सभी कैसे लंबे पौधे आते हैं, संकर बोल सकते हो यहाँ पर, संकर यानी कि लंबे पौधे प्राप्त होते हैं, सभी के सभी यानी 100% लंबे पौधे प्राप्त होते हैं। ये किस लिए प्राप्त होता है, ये किस कारण हुआ, प्रभावी जीन के कारण हुआ। ठीक है ना, और ये प्रभावी जीन के कारण हुआ और ये कारण बच्चा आगे बताएं। तो बस इसी प्रक्रिया को, यानी इसी का लक्षण इसमें दिख गया, तो यही प्रक्रिया, ये जो प्रक्रिया हो रही है इसी को इन्होंने कह दिया प्रभाविता। ठीक, साफ बात ये है, और आपको पीपीटी में सब कुछ देखने को मिल जाएगा, जो ये सब कुछ करवाया गया, यहाँ पे सब कुछ लिखा भी गया है। ठीक है, ये मेंडल ने बताया था, समझ में आया। चलो ठीक, मतलब कहना क्या था कि एक संकरण में जब 2 विपरीत लक्षणों के बीच में, जब एक ही लक्षण के 2 विपर्यासी लक्षणों के बीच में संकरण करवाते हैं तो पहली पीढ़ी में 100% लंबे पौधे मिले। ये लंबे पौधे प्रभावी जीन के कारण हुए। प्रभावी जीन कौन सा है, ये है प्रभावी, और ये कौन है, अप्रभावी। ये इसी वजह से, इसी प्रक्रिया को बस मेंडल ने कह दिया कि प्रभाविता का नियम है, बस यही बात है। ठीक, तो अब इसमें में आगे उन्होंने पृथक्करण को भी समझा दिया। पृथक्करण को कैसे समझा दिया, देखो, तो आपने पहली पीढ़ी में देख लिया कि उनको कैसा मिला, ये वाला मिला था, यही मिला था ना। तो इसके बीच में उन्होंने क्या करवाया, यानी जो पहली पीढ़ी में जो लक्षण निकलकर, जो बीज निकल कर आए थे, उनका उन्होंने करवा दिया स्वसंकरण, आपस में ही संकरण करवा दिया। ठीक है, आपस में ही संकरण करवा दिया। जब आपस में संकरण उन्होंने करवाया है ना, तो युग्मक का निर्माण होगा, कैपिटल टी स्मॉल टी अलग अलग। इनका भी युग्मक का निर्माण होगा, कैपिटल टी स्मॉल टी अलग अलग। ये क्या हो रहा है बच्चा, ये युग्मक का निर्माण हो रहा है। ठीक है, यहीं पर आपका हम पृथक्करण वाला नियम बताने जा रहे हैं, युग्मक का निर्माण। ठीक है बच्चा, युग्मक का निर्माण है ना, युग्मक का निर्माण हो रहा है। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा यहीं पर, ठीक है, युग्मक का निर्माण होने जा रहा है, ध्यान दीजिएगा। तो इन्होंने क्या बोला, युग्मक का निर्माण, इन्होंने क्या बोला कि कोई भी लक्षण हो, ठीक है ना, कोई भी जीन हो, ध्यान दीजिए कि जब वो अप्रभावी, जो भी अप्रभावी जी हो, प्रभावी हो, जो भी हो, तो पहली पीढ़ी में जो लक्षण मिला बच्चा, वो प्रभाविता के नियम को बताया गया। लेकिन इन्होंने कहा कि जो भी आपके जो युग्मनज जो बनते हैं, अगर उसमें प्रभावी अप्रभावी दोनों हैं बच्चा, ठीक है, तो अप्रभावी मौजूद है, अपना लक्षण नहीं दे पाया, ठीक है, नहीं दे पाया, लेकिन वो अपना अस्तित्व बनाए रखता है। उसको जैसे ही आगे वाले में मौका मिलेगा वो अपना लक्षण देगा।
ठीक है, यही पृथक्करण का नियम है कि युग्मक के निर्माण के समय, जब ये युग्मनज जो होते हैं, युग्मक के निर्माण के समय इनका जो पेयर है वो अलग अलग हो, युग्म जो होता है, युग्म जो हो बट जाते हैं, यानी ये जो है ये युग्म है बच्चा, और ये अलग अलग बट गया, ये दो पार्ट में बट गया, और ये दोनों अलग अलग अपना प्रतिनिधित्व करेंगे। ठीक है, इसको मौका मिलेगा तो अप्रभावी वाला अपना लक्षण व्यक्त करेगा बच्चा। ठीक है, यही चीज है, तो ये पृथक्करण का नियम है बच्चा इसमें। ठीक, तो अब देखो इनके बीच में जब संकरण होगा तो ध्यान दीजिएगा, कैपिटल टी स्मॉल टी, वहां से कैपिटल टी स्मॉल टी, संकरण करवाएंगे तो कैपिटल टी एक साथ, कैपिटल टी स्मॉल टी एक साथ, कैपिटल टी स्मॉल टी एक साथ, और स्मॉल स्मॉल मिल गया ये एक साथ, है ना। ये देखो अब यहीं से इन्होंने जीन प्रारूप और लक्षण प्रारूप दे भी दिया था। ठीक है, अब यहाँ पर आप देखोगे अगर में, तो ये एकदम शुद्ध है, ये कैसी जाती है, एकदम शुद्ध है, ये दोनों कैसी है, अशुद्ध है, कैसी है, अशुद्ध है ना। ठीक है, और तो ये तो एकदम प्योर बौना है, कैसा है, प्योर बौना है ना बच्चा। तो तीन तरह का मिला ना, अगर में जीन देखा जाए, और सिर्फ अगर में लक्षण को देखा जाए, ये भी लंबा, ये भी लंबा, तो ये भी लंबा, तो यहाँ पर दो तरह का अनुपात निकल कर आएगा। एक जीन रूप अनुपात होगा, ठीक है ना, अनुपात, जिसमें देखा जाएगा बच्चा कि जीन रूप में, इसका जीन में एकदम प्योर दोनों के दोनों समयुग्मजी हैं, यहाँ पर विषम युग्मजी हैं, और ये बौना है तो इसका लक्षण ही अलग है, तो ये भी समयुग्मजी में ही है लेकिन अलग है, तो यानी 1 ये 2 मिले हैं और ये 1 मिला है, 1 2 1, यानी जीन रूप अनुपात में 1 2 1 मिला। ठीक है, लक्षण रूप की बात करें तो मैंने कहा है कि बाहर के किसी लक्षण को रूप देख कर बच्चा कभी भी आप नहीं बता सकते कि ये शुद्ध है या अशुद्ध है। तो बाहर से ये भी लंबा, ये भी लंबा, ये भी लंबा, लक्षण रूप में, बाह्य रूप में तो 3 लंबे हैं, बाहर के हिसाब से ये 3 लंबे हैं और एक बौना हो जाएगा, तो आप इसका निकल के आ जाता है 3:1 रेशियो आ जाता है। ये कौन सी पीढ़ी होती है, F2 पीढ़ी होती है। यहाँ पर आपको अनुपात भी बता दिया और पृथक्करण का नियम भी बता दिया। पृथक्करण का नियम आपको यहाँ पर दिखा भी देते हैं, ठीक है ना, पृथक्करण का नियम, ठीक है, पृथक्करण का नियम यहीं पर है, इसी में है। ठीक, चलो अब द्विसंकर संकरण की बात हम करते हैं बच्चा। द्विसंकर संकरण का मैंने पहले ही बताया था, 2 लक्षणों के विपरीत लक्षण, 2 लक्षणों के आकार रंग, आकार और रंग, आकार में देखा तो गोल झुर्रीदार, रंग में देख लिया तो क्या, पीला और हरा, समझ में आया, यही तो इसे द्विसंकर संकरण कर दिया गया। और इसमें बोला गया कि स्वतंत्र अपविहुवन, है ना, ये इसी द्विसंकर संकरण से ही, इसी से दिया गया था स्वतंत्र, यानी कि एक संकर संकरण से 2 नियम दिया गया, प्रभाविता पृथक्करण, और इससे आपका स्वतंत्र अपविहुवन दिया गया, अपव्यूहन, अपव्यूहन दिया गया। इसका मतलब होता है स्वतंत्र रूप से, स्वतंत्र रूप से प्रदर्शन, है ना, प्रदर्शन। इसका मतलब यहाँ पर ये मतलब एकदम साफ था कि जो भी 2 लक्षण लिया जा रहा है, आकार, है ना, आकार व रंग, है ना, बीज का है, ये दोनों बीज के लिए है, बीज के लिए ही है कि ये आकार और उनके रंग के लिए। ये आकार का चाहे वो लंबा होगा, सॉरी गोल होगा या झुर्रीदार कोई भी हो, या रंग में पीला हो या हरा हो, कोई भी हो, ठीक है ना, तो कभी भी रंग वाला आकार वाले की जो क्वालिटी है उसको दबाने की कोशिश कभी नहीं करेगा, नहीं आकार वाला रंग को करेगा, न रंग वाला आकार को करेगा। ये स्वतंत्र अभिवन, यानी कि एकदम स्वतंत्र रूप से आपका प्रदर्शन है। हाँ, आकार में गोल है, झुर्रीदार है, वो आपस में कर सकते हैं, वो आपस में लड़ेंगे भिड़ेंगे, लेकिन उनका दूसरा कोई और क्वालिटी नहीं दबा सकता, ठीक है। रंग में भी है, रंग में पीला और हरा आपस में लड़ सकते हैं, लेकिन रंग को आकार वाला आके सोचे कि पीले वाले को हम गोल वाले से दबवा दें, उसका क्वालिटी न दिखे, अप्रभावी हो जाए, ऐसा नहीं होगा। तो यहाँ पे यही कहा गया था स्वतंत्र अभिवन नियम में कि यहाँ पर द्विसंकर संकरण को ही लेके बताया गया था कि 2 या 2 से अधिक लक्षणों के बीच, विपरीत लक्षणों के बीच में जब भी संकरण होगा,
जब भी होगा संकरण तो कोई दोनों लक्षण या दो से अधिक जो भी लक्षण है वो एक दूसरे को कभी भी प्रभावी नहीं करेंगे, कभी भी डिस्टर्ब नहीं करेंगे। आकार अपना लक्षण देगा, रंग अपना लक्षण देगा, स्थिति अपना लक्षण देगा, ठीक है, बीज का रंग अपना लक्षण देगा, फली का रंग अपना लक्षण देगा, पुष्प का रंग अपना लक्षण देगा। मतलब कोई अपना कोई किसी को डिस्टर्ब नहीं करेगा, इसमें यही बताया गया था। समझे ना बच्चा? और इसका जो संकरण है वो मैं करके अभी दिखा देती हूँ, इसमें F1 F2 जो भी आया था बच्चा वो बता देती हूँ, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। अब द्विसंकर संकरण कैसे करवाया गया था ध्यान दीजिएगा। द्विसंकर संकरण, द्विसंकर संकरण, समझे ना, द्विसंकर संकरण। ध्यान दीजिएगा ये क्या है बच्चा, इसमें क्या लिया गया था बच्चा, आकार। सबसे पहले तो कौन लिया गया था, मटर ही लिया गया था। बीज का रंग और बीज की आकृति, ठीक है, आकृति। रंग में दो चीजें थी, रंग में कौन था, ये रंग पीला, किससे डिनोट किए, ये जब इसका युग्म बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, दोनों के दोनों कैपिटल, ठीक है, युग्म में, है ना। ये कौन सा था, हरा। तो जो भी आपका प्रभावी होता है उसी का जस्ट अपोजिट लेटर लिखा जाता है, मतलब स्मॉल लेटर लिखा जाता है। तो ये जब इसका युग्म बनेगा बच्चा तो ये भी आपका स्मॉल स्मॉल। वाई आराम से बनाइएगा, दोनों सेम ना हो जाए, ठीक है। आकृति की बात करें बच्चा तो आकृति में क्या था, गोल, और क्या था, झुर्रीदार। ये चीजें आप बना लोगे तो आपको आराम रहेगा, थोड़ा गोल रहेगा तो बच्चा ये क्या रहेगा आपका, कैपिटल आर। युग्म बनेगा बच्चा तो कैपिटल आर दोनों हो जाएगा, और ये स्मॉल हो जाएगा, और ये आपके स्मॉल स्मॉल दोनों हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा बच्चा, जहां पर आप इसको लिखे हो इसको लिख लेना प्रभावी, है ना, इसके लिए, और ये इसका अप्रभावी रहेगा, अप्रभावी, है ना। और ये क्या है, ये भी प्रभावी होगा, और इसके लिए ये अप्रभावी रहेगा। ये नहीं कि अब इसका अप्रभावी इसके अप्रभावी से जाके दब जाए, ऐसा नहीं। ये आपस में लड़ेंगे, ये आपस में लड़ेंगे, ये ध्यान दीजिएगा, ठीक। ये चीजें हो गई, ठीक है। भरने का तरीका बता देते हैं, बहुत आसान। ये चीजें सबको क्लियर होनी चाहिए कि ऐसे बनता है, ये चीजें एकदम क्लियर होनी चाहिए, इसमें कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। यहां पर आप क्लियर हो तो आगे चल के आपको आराम मिलेगा, ठीक है। देखिएगा कैसे भरते हैं, ठीक है बच्चा। आ जाते हैं इसमें, गोल झुर्रीदार ये सब चीजें हैं, ठीक है। देखिएगा यहां पर आपको दिखा देते हैं, है ना। भरने का तरीका बच्चा देखो कैसे करते हैं। गोल पीले वाले आपके देखो, पहले गोल पीले वाले बीज एक तरफ ले लिया, ठीक है, और झुर्रीदार हरे वाले एक तरफ ले लिए। जब इनके बीच में, जब हम यहाँ पर आपका वो बना रहे हैं, युग्मक का निर्माण हुआ, ठीक है ना, जब इनके बीच में जब संकरण करवाया गया, संकरण करवा के हमको क्या मिला, गोल पीले ही बीज मिले। गोल पीले के बीच में, गोल पीले और झुर्रीदार हरे के बीच में जब हम संकरण करवाते हैं, मतलब मिलाते हैं बच्चा, तो ये हमको यही मिलता है। जब युग्मक का निर्माण करते हैं तो पेयर में हमारा देखो ये आया है, ये, ठीक है, दो मतलब पूरा पूरा कैपिटल, ठीक है। ये स्मॉल वाई होना चाहिए था, ये स्मॉल वाई होगा, ये स्मॉल वाई, ठीक है। और फिर इसके बाद देखो कैसे होगा, पहले बता दें, नहीं तो आप कंफ्यूज रहोगे कैसे होगा, ठीक है। एकदम ये एक तरफ, ठीक, दूसरी तरफ ये वाले, ठीक है। इनके बीच में जब हम संकरण करवाएंगे तो जाहिर सी बात है कि हमको क्या निकल कर आएगा बच्चा, कैपिटल आर, है ना, कैपिटल आर, स्मॉल आर, ठीक है, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई, ये सब निकल कर आएगा, ठीक है। और आप जानते हो कि जब ये मौजूद है तो इनका कोई अस्तित्व नहीं, ये मौजूद है तो इनका भी मतलब अस्तित्व है लेकिन प्रभावी नहीं होंगे। तो इसके हिसाब से ये कैसा बन गया, गोल व पीला बीज बना बच्चा, ठीक है, गोल और पीला बीज बना, ठीक है। जब युग्मक का निर्माण किया गया बच्चा, ठीक है, आपस में ही संकरण करवा के युग्मक का ही निर्माण करवाएंगे। ये एक तरफ हो जाएगा, ये एक तरफ हो जाएगा, तो युग्मक का निर्माण करवाते, 1 मिनट बस रुकना, युग्मक का निर्माण करा के हम थोड़ा देख लेते हैं। देखिए कैपिटल आर, ठीक है, इधर आर इधर वाई, ठीक है। 1 मिनट,
4 नहीं होगा, मतलब इतना नहीं होगा, 4 ही होगा। कैपिटल वाई स्मॉल वाई। अब एक कैपिटल आर, देखो जो यह निकल कर आए हैं, इसमें जब हम युग्म का निर्माण करेंगे तो कैपिटल आर स्मॉल वाई, कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल वाई, वो जो आया है वो इस तरह से आया है। आप इसको करवा के देख लेना, जो आया है वो इस तरह से आया है, नहीं तो आप पूरे टाइम परेशान रहते कि ये कैसे आया, ये कैसे आया। मैं इसीलिए इसको निकाल कर दिखाई हूँ, ठीक है। अब ये क्या बन गए बच्चा, ये आपके निकल कर आएंगे युग्मक, ठीक है ना। ये युग्मक का निर्माण हो गया। अब इसी युग्मक का हम यूज करके बच्चा आपका क्या करने जा रहे हैं, उसका वो शुरू करते हैं, ठीक है। क्या निकल कर आया है आपका, मतलब जब ये किया गया तो एक तरफ इनको ले लिया गया, एक तरफ इधर, ठीक है। तो इस जब एक लेटर इसका एक लेटर इसका यहाँ रखा गया, एक लेटर इसका एक लेटर इसका यहाँ रखा गया, और जब क्रॉस करवा के देखा गया तो ये हमारा निकल कर आया। ये हम इनको युग्मक के फॉर्म में अब यूज करेंगे, ध्यान दीजिएगा कैसे करेंगे, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, है ना, ठीक है बच्चा। 1 2 3 4, ठीक है। अब जो लेटर यहाँ लिखेंगे सेम लेटर यहाँ लिखना नहीं तो गड़बड़ करोगे। यहाँ स्मॉल, ये भी स्मॉल, ठीक है। यहाँ आर स्मॉल, यहाँ पे कैपिटल वाई ये दोनों स्मॉल, दोनों स्मॉल, ठीक हो गया अलग। भरने का तरीका दुनिया का सबसे आसान तरीका बताने वाली हूँ। क्या करना है, जो है ये जो है इनका यही पूरा चैम्बर इन्हीं का है, ठीक है। इन्हीं का ये पूरा चैम्बर है। सबसे पहले इन्हीं को भर दो, सबसे पहले इन्हीं को भर दो, ठीक है। सबसे पहले इन्हीं को भर दो, ठीक। इनको भी सबसे पहले भर दो, ठीक है। पीछे जगह छोड़े हैं ना, इनको भी सबसे पहले भर दो। अरे ठीक है ना, ध्यान देना कैपिटल स्मॉल का, नहीं तो गड़बड़ाओगे। फिर ये सबसे हो गया ना। अब ये जो है इसमें ये भरे जाएंगे, कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल वाई कैपिटल आर कैपिटल वाई, ये भर दिए गए। यहाँ कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल आर हो गए, स्मॉल वाई स्मॉल वाई स्मॉल वाई स्मॉल वाई। अभी आपको करेक्ट वो दिखा देते हैं, कैपिटल आर सॉरी स्मॉल आर स्मॉल आर स्मॉल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई कैपिटल वाई कैपिटल वाई कैपिटल वाई, और ये दोनों के दोनों स्मॉल, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, आपको मैंने क्या बोला, जहां पे कैपिटल आर और कैपिटल वाई आ गया, वहां पे जहां पे कैपिटल आर आ गया वहां पे स्मॉल आर का कोई लक्षण नहीं दिखेगा। जहां कैपिटल वाई आया है वहां पे आपके स्मॉल वाई का कोई लक्षण नहीं दिखेगा, ठीक है। तो आप देखना यहाँ पर, ये देखो यहाँ पे तो सबसे पहले ही चारों में आप देख रहे हो कि कैपिटल आर कैपिटल वाई आ चुका, इधर भी आ चुका है, इधर भी आ चुका है, और यहाँ पे भी आर है, यहाँ पे देखो ये भी आ चुका है, यहाँ पर भी आ चुका है, आ गया है ना। तो 1 2 3 4 5 6 7 हो गया। दो और खोजो बच्चा, देखो यहाँ पर भी है, कैपिटल वाई है और ये कैपिटल आर यहाँ से आया था, तो ये वाला भी हो गया, ठीक है। और एक कैपिटल वाई कैपिटल आर ये हो गया। यानी आपके कैपिटल आर और कैपिटल वाई वाले जो मैक्सिमम आपको दिखेंगे, यानी कि गोल पीला दिखेगा, वो आपके 9 दिख गए, ठीक है। उसके बाद बच्चा आपको कैपिटल आर और स्मॉल वाई वाला खोजना है, तो कैपिटल आर स्मॉल वाई इधर, ठीक है, कैपिटल आर स्मॉल वाई इधर, कैपिटल आर और स्मॉल वाई इधर, ठीक है ना। तो 1 2 3 1 2 3 कैपिटल आर और स्मॉल वाई के लक्षण निकलेंगे 3, यानी कि गोल और आपके हरा हो जाएगा, ठीक। अब ये आप तक ये वाला तो एकदम झुर्रीदार और हरा वाला, ये वाला तो आपका एक निकल कर आ ही गया है। बच्चे आपके ये 3 जो कि कैपिटल वाई और स्मॉल आर वाले हैं, ठीक है। तो ये आपके 3 निकल कर आया था। 9 3 3 3 1 का रेशियो ये F2 पीढ़ी में निकल कर आया है, ठीक है बच्चा। तो यही चीज़ें हैं, भरने का तरीका आसान यही है कि जिसका है उसको आगे 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 भर दो, फिर ऊपर वाले भर दो। बस दिमाग में ये बैठा के रखो कि अगर इसमें देख लेना जो भी कैपिटल लेटर होगा उसी का लक्षण दिखेगा, इसीलिए मैंने पहले ये बनवा दिया है, पहले ये वाला मैंने बनवा दिया है कि ये ध्यान देना प्रभावी अप्रभावी कौन होंगे, इसी हिसाब से इनका रेशियो निकल कर आता है बच्चा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो ये यहाँ पर आपका रेशियो दिखा भी दिया है, ठीक है। देखो यहाँ पर कि एक गोल पीला, ठीक है, 2 गोल हरे, ये आपके वो बने हैं, बीज बने हैं, ठीक है। और तीसरा आपका झुर्रीदार पीले और 4 आपके हरे, ठीक है। ये आपका वो बना है। अच्छा, ये इसका करवा के दिखाया है। यहाँ पर बच्चा ये आपका बना है, देखो
ठीक है, गोल पीला गोल पीला गोल पीला गोल पीला, ठीक है, 1 2 3 4 हो गया, गोल पीला गोल पीला गोल पीला, ठीक है, गोल पीला गोल पीला, और आपका गोल पीला कहाँ मिलेगा, हाँ 9 हो गया, 9 हो गया, ठीक है। फिर उसके बाद ये दूसरा एग्जाम्पल यहाँ पर ऐड किया है कि अगर मैं ये इस तरह से रहेंगे तो इनका बीज कैसे बनेगा, तो उसका यहाँ पर निकाल के दिखाया बच्चा, वो क्वेश्चन भी पूछा जाता है, ठीक है। फिर आपका गोल हरा गोल हरा गोल हरा, 3 यहाँ पे भी आ गया। फिर झुरीदार पीला झुरीदार पीला झुरीदार पीला, 3 ये भी आ गया, ठीक है। एक आपका झुरीदार हरा हो गया, ये आराम से निकल कर आपका आ गया, समझ में आया, ठीक है। हो गया, ठीक है। अब बात करेंगे बच्चा गुणसूत्र से रिलेटेड भी क्वेश्चन कभी कभी आ जाता है, तो गुणसूत्र से रिलेटेड जो क्वेश्चन आता है फटाफट उसको देख लेते हैं, ठीक है। गुणसूत्र क्या है शब्द, सबसे पहले इस शब्द का प्रयोग जो है वाल्डेयर नाम के वैज्ञानिक ने 1888 में कर दिया था, ठीक है। गुणसूत्र के बारे में बता दिया था, लेकिन ये नहीं बताया था तब तक अभी आनुवंशिकी का शब्द नहीं दिया गया था, ठीक है, जीन भी नहीं दिया गया था, गुणसूत्र आ गया था बच्चा, ठीक है। और इन्होंने बताया कि केंद्रक में कुछ छड़नुमा, कुछ ऐसे जो है रेखाओं की तरह संरचना पाई जाती है, उसी को गुणसूत्र कहते हैं, ठीक है ना। इनका मतलब था, गुणसूत्र का मतलब था कि रंगीन पदार्थ, यानी जो केंद्रक है, यानी जो हमारी कोशिका है, इस कोशिका के अंदर जो केंद्रक है, इसी में जो इस तरह की संरचना पाई जाती है, इसी को इन्होंने क्या कह दिया कि गुणसूत्र कह दिया था, समझ में आया। और गुणसूत्र बच्चा आपको इसके पहले वाले जो आपके क्लास दिए थे क्वेश्चन आंसर का, तो अच्छा इसमें नहीं बता पाए थे, ठीक है ठीक है। तो गुणसूत्र में, हाँ एक जगह मैंने बताया था, लिंग निर्धारण कुछ आया था, उसमें मैं बताई थी कि गुणसूत्र के प्रकार के हिसाब से 2 तरह का गुणसूत्र होता है ना, मैंने वहां पर आपको बताया है कि जो गुणसूत्र होता है बच्चा, ये 2 तरह का होता है गुणसूत्र, ठीक है। ये गुणसूत्र 2 तरह का होता है। 22 जोड़ी जो होता है इसे हम क्या कहते हैं, दैहिक कायिक शारीरिक गुणसूत्र, ठीक है। और उसके बाद जो आपके 23वां वाला होता है, 23वां लास्ट जोड़ी होता है बच्चा, इसी को हम क्या कहते हैं, लिंग गुणसूत्र, क्या कह देते हैं, लिंग गुणसूत्र कह देते हैं, जो कि यहाँ पर आपको बताया गया है कि जो आपके मतलब नर और मादा में जो भी होता है 22 जोड़ी तक, कितना 22 जोड़ी तक जो शारीरिक लक्षणों यहाँ वहाँ का जो भी आपके हैं वो उनका निर्माण करता है, ये 22 जोड़ी तक होता है, मनुष्य की बात हो रही है, ठीक है। अलिंग गुणसूत्र में आखिरी जो कि बच्चे के लिंग का निर्धारण करता है कि नर होगा कि मादा होगा, ये जो होता है 22 जोड़ी कायिक होता है, यहाँ पर बताया भी गया है, ऑटोसोम कहते हैं, ठीक है ना। और जो एक जोड़ी यानी कि 23वां वाला जोड़ी होता है, 23वां जोड़ी है ना, इसी को लिंग गुणसूत्र कहा जाता है, जो कि हेट्रोसोम कहा जाता है। लिंग गुणसूत्र को क्या कहते हैं, विषम जात गुणसूत्र भी कहा जाता है, और कायिक को समजात, ऑटोसोम इंग्लिश है और हिंदी समजात गुणसूत्र है बच्चा, ठीक है। कायिक को ही, इसी को दैहिक गुणसूत्र कहा जाता है, इसी को दैहिक गुणसूत्र कहा जाता है। यानी जितने भी जीव हैं उनमें 2 तरह का जीव गुणसूत्र होता है, कुछ उनके शारीरिक लक्षणों का निर्माण करता तो उसे कायिक दैहिक जो भी कह लो या समजात कह लो, और जो सिर्फ लिंग का निर्धारण करता है कि आगे उनकी आने वाली संतान नर होगी कि मादा, वो उनका लिंग गुणसूत्र कहा जाता है या विषमजात गुणसूत्र कहा जाता है। मनुष्य में आपके 23 जोड़ी होता है, 22 जोड़ी कायिक होता है, और 23वां लास्ट वाला जो होता है वो आपके क्या होते हैं, विषमजात लिंग गुणसूत्र होते हैं। वो नर में, हम मनुष्यों में नर में यही 23वां जोड़ी XY होता है, और मादा में ये भी XX हो जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे गुणसूत्र यानी कि क्रोमोसोम कहते हैं, इसी को हम गुणसूत्र भी कहते हैं हिंदी में, गुणसूत्र, ठीक है ना। इस गुणसूत्र का कार्य है बच्चा, गुणसूत्र का कार्य बता दें आपको कि काम क्या क्या करता है गुणसूत्र, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन ये पूछा जाता है, यहाँ से गुणसूत्र से आपका क्वेश्चन शुरू हो गया, ये आपका लॉन्ग क्वेश्चन बन सकता है या शॉर्ट में बनेगा, तो बस गुणसूत्र के कार्य या प्रकार पूछ लेगा, ऐसा कर लेगा, ठीक है ना। तो कार्य क्या है बच्चा, आनुवंशिक पदार्थ, आपके माता पिता के जो लक्षण है उसकी सूचना लेकर आप में आता है, तभी तो आपका निर्माण करवाता है। DNA को क्षतिग्रस्त होने से बचाने का भी काम करता है, फिर ठीक है ना, जीन विमय और आपके सेलुलर ये यानी कि आपके DNA की कॉपी करवाने में मदद करता है बच्चा, ठीक है। फिर लिंग का निर्धारण करता है, सही बात है। उत्परिवर्तन करता है, उत्परिवर्तन होना चाहिए था, उत्सर्जन नहीं, उत्परिवर्तन यानी कुछ लक्षणों का अलग से आ जाना, DNA में ही थोड़ा फेरबदल होगा तो हो जाएगा बच्चा, ठीक है।
विकास करना, विभिन्नताओं को का निर्माण करना, कोशिका का विभाजन। कैसे? जब गुणसूत्र होता है ना, उसके अंदर जो डीएनए पहले वो बटेगा, फिर आपके डबल हो जाएगा, फिर आपके गुणसूत्र डबल हो जाएंगे, बटेंगे, फिर उसके बाद आपका केंद्रक बटेगा, केंद्रक के बाद आपकी कोशिका विभाजित होती है। तो ओवरऑल मिला के अगर में गुणसूत्र डिवाइड होगा तभी कोशिका आपकी विभाजित होगी। ठीक है, यानी 1 से 2, 2 से 4 कोशिकाएं जो बनती हैं वो आपकी किससे बनती है बच्चा? वो आपके सिर्फ और सिर्फ आपके गुणसूत्र के विभाजन से ही बनता है। गुणसूत्र ना विभाजित हो तो कभी भी आपके शुक्राणु अंडाणु किसी चीज का निर्माण ना हो। ठीक है, अब जीन की विशेषता, जीन क्या है ये भी कभी कभी पूछ लेता है। तो जीन क्या है बच्चा? ये गुणसूत्र से बना हुआ है। किससे? सॉरी, जीन क्या बच्चा? ये गुणसूत्र का निर्माण करता है। ठीक है, जीन क्या है? जो गुणसूत्र है ये धागा नुमा, तो जीन इस पे इस तरह से लगा रहता है। मतलब आपके हजारों करोड़ों लाखों की संख्या में जीन होते हैं तो मिलकर गुणसूत्र का निर्माण करते हैं। ठीक है, ये क्या करते हैं? ये आनुवंशिक लक्षणों का नियंत्रण करते हैं। माता पिता से लक्षण को ले जाना जीन का काम है। ये आपके आनुवंशिकी की सबसे छोटी इकाई है बच्चा। ठीक है, आनुवंशिक का। ठीक है, ये आपके जीन उत्परिवर्तन की इकाई है। अगर इसी जीन में कोई परिवर्तन आया तो बच्चे में जाहिर सी बात है कि नया लक्षण कुछ देखने को मिल जाएगा। जीन कार्यकी की भी इकाई है। ये जीवों के बहुत सारे लक्षणों को नियंत्रित करता है। बात सही है। गोरा, सांवला, लंबा, बौना, छोटा, आँख एक इसका कलर हो, लंबा बाल का कलर अलग होना, ये सब कुछ करना इन्हीं का काम है। जीन, डीएनए, यहाँ तक कि ट्रांसजेंडर भी बनते हैं इसी की वजह से। यही गड़बड़ हुआ ना तो आपके न नर न मादा ट्रांसजेंडर बन जाएंगे। ठीक है, जीन डीएनए का वह भाग है जिसमें एक प्रोटीन पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला के ये नहीं जानोगे तो भी ठीक है, नहीं तो आप जान लो कि जो जीन है ना, ये डीएनए का मतलब एक खंड, एक भाग है जो कि क्या करता है? डीएनए आपके हिस्टोन प्रोटीन के साथ मिलता है। ठीक है, तो ये आपके जीन का निर्माण करता है। ये मतलब आपके जो डीएनए है, न्यूक्लियोटाइड ढेर सारे खंड खंड बनाते हैं। मतलब कि मान सकते हो सिर्फ ये समझ लो जीन क्या है? डीएनए खंड है। डीएनए की छोटे छोटे खंड को हम जीन कहते हैं, इतना समझ लो। ठीक है, ये चीज है। चलो, अब डीएनए और आरएनए में अंतर आपको बताया ही गया था बच्चा। डीएनए और आरएनए में अंतर, कोई दिक्कत नहीं है ना? इसको कर लेते हैं, फटाफट देख लेते हैं डीएनए और आरएनए में अंतर। ये तो बहुत आसान बताया गया था। पहले इसका पूरा नाम डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक अम्ल। ये क्या है? राइबोज न्यूक्लिक अम्ल। ठीक है, इसमें कौन सी शर्करा होती है? डीऑक्सी शर्करा, राइबोज शर्करा होती है। इसमें कौन सी शर्करा होती है? सिर्फ राइबोज शर्करा है, मैंने बताया था। ठीक है, और इसमें नाइट्रोजनी क्षारक जो होते हैं, यहाँ पर थायमिन मिल जाता है, बाकी सब सेम रहता है। यहाँ पर यूरेसिल मिल जाता है। ठीक, यहाँ पे देखो बताया गया कि इसमें डीऑक्सीराइबोज शर्करा, इसमें राइबोज शर्करा। ठीक है, यहाँ पर बच्चा पिरिमिडिन और प्यूरिन जो है, ये अनुपात जो होता है, यानी कि जितना आपके एडेनिन और ये ग्वानिन होगा उतना ही आपका साइटोसिन और थाइमिन होगा। ठीक है बच्चा, थाइमिन। ठीक, यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है। आगे पीछे ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है, कम भी कम हो सकता है। एडेनिन ढेर सारा भी हो सकता है। ठीक है, और बच्चा ये क्या बच्चा आपका? ये आपका आनुवंशिक पदार्थ है। जो डीएनए है सभी, लगभग सभी जीवों में आनुवंशिक पदार्थ है। ये केवल वायरस में है। ठीक है ना, ये केवल किसमें है? विषाणु में। विषाणु में आनुवंशिक पदार्थ है। विषाणु में आनुवंशिक पदार्थ है। ठीक है, बाकी किसी में नहीं है। इनका मुख्य काम यही है, प्रोटीन संश्लेषण करवाना। इनका मुख्य कार्य क्या है? प्रोटीन संश्लेषण। इनका मुख्य कार्य क्या है? आनुवंशिक पदार्थों का माता पिता से लक्षणों को उनके अगली पीढ़ी में ले जाना, यही इनका कार्य है बच्चा। ठीक है, अब बात करते हैं लिंग गुणसूत्र में। आगे थोड़ा इस पे ध्यान दीजिएगा, ये लघु उत्तरी में आता है। हाँ, ये भी क्वेश्चन आता है। डीएनए आरएनए मैंने बताया ना, लघु उत्तरी में आता है। ठीक है, और आपके लिंग गुणसूत्र ये आपके लॉन्ग क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, उधर अभी आपका गुणसूत्र वाला है तो मैंने बताया। लिंग गुणसूत्र मैंने बता दिया है क्या है। जो 23वां जोड़ी है मानव में, यही आपका क्या करता है? लिंग का निर्धारण करता है। यानी जो गुणसूत्र लिंग का निर्धारण करे कि आने वाली संतान नर या मादा होगी, उसे हम लिंग गुणसूत्र कह देते हैं। मनुष्य में 46 गुणसूत्र यानी 23 जोड़ी में गुणसूत्र होता है। 22 जोड़ी आपके कायिक गुणसूत्र होते हैं, 23वां आपका लिंग गुणसूत्र हो जाता है। और मनुष्य में जो है बच्चा, ये जो लिंग गुणसूत्र है, ये नर व मादा में देखा जाए तो मादा का लिंग गुणसूत्र भी समान होता है। जो स्त्री का जनन कोशिका में 22 जोड़ी आपका एक ही जैसा होगा, ये 23वां जोड़ी भी एक जैसा होगा। यानी इनके जो पूरे गुणसूत्र कैसे होंगे? समान होंगे, इसीलिए इसे समजात गुणसूत्र कहा जाता है। ठीक है, जबकि इसमें आपके 46 तो ये अलग हो गया, XY हो गया, और इसीलिए इसे क्या कहते हैं? असमान हो गया ना,
असमान, जिसकी वजह से इसे क्या कहते हैं, विषम जात गुणसूत्र कहा जाता है। समझ में आया, यही चीज है, ठीक है। और अर्थात मनुष्य में जो लड़का हो गया लड़की, इसका लिंग गुणसूत्र का निर्भर किस पे करता है बच्चा, ये सीधे सीधे पुरुष पर करता है। किस पे करता है, पुरुष पर करता है। देखो युग्मक है, यहाँ पर भी बना है और ये भी बना है। ये एक्स ये नर का है यानी XY वाला, और ये मादा का है, ठीक है। मादा में एक ही बनता ही है युग्मक, सिर्फ एक ही बनेगा अंड को, मतलब अंडाणु, ठीक है। अब ये अंडाणु जब ये इनसे मिलेंगे बच्चा, तो जाहिर सी बात है अगर ये XY दो तरह का बना है तो X वाला अगर पहुंच गया तो XX यानी इनका X और ये X मिल गया तो लड़की होगा, अगर ये Y वाला मिल गया तो लड़का होगा, यही चांस होता है। समझ में आया, यही होता है बच्चा, ठीक है। चलो यहाँ पे आपको करके दिखा देते हैं। पिता माता, ठीक है, पिता में X एंड Y, माता में X एंड X, युग्मक बनेगा तो X एंड Y अलग अलग हो जाएगा, ठीक है। युग्मक है ना, ये युग्मक है, ठीक है, युग्मक, ठीक है बच्चा। और ये X और ये X अलग अलग हो जाएगा, संकरण करवा दो, करके देख लो, ठीक। ये X एंड Y, X एंड X, अब देखो इनका जब एक ही समान है तो इनसे मिलेंगे तो X हो गया, ये इनसे मिलेंगे तो X कर लेंगे, ठीक है। अब ये इनसे मिलेंगे तो XY, ये इनसे मिलेंगे तो XY। आप देख रहे हो कि यही अलग हो रहा है ना, यानी ये किस पे डिपेंड कर रहा है, इस पे। ये किसका है, इनका है। यानी कि लिंग का निर्धारण कौन करता है, जो लोग कहते हैं ना कि ये औरत बस लड़की पैदा कर रही है, इसकी गलती है ना, ये 2 थप्पड़ लगाने लगा काम करते हैं, क्योंकि लड़की कभी भी औरत की वजह से नहीं होता है, वो पुरुष के लिंग गुणसूत्र की वजह से होता है, ठीक है। चलो आगे। अब मनुष्य में लिंग निर्धारण आपको बता ही दिया गया बच्चा कि जो, हाँ यही चीजें मैं बताई हूं कि दोनों एक समान, यहाँ पर अलग है। तो दो पुरुष में 2 तरह का शुक्राणु बनता है, एक X गुणसूत्र वाला, एक Y वाला, जो कि अभी आपको दिखाया है कि एक X वाला शुक्राणु है, यानी ये दोनों देखो, दोनों के दोनों XX है, ये अंडाणु है, क्या है, अंडाणु है। ये दोनों कैसे हैं, ये क्या है, शुक्राणु हैं। अब दोनों अलग अलग हैं, दोनों अलग अलग है ना, ये चीज, ठीक है। देखो तो 2 प्रकार का शुक्राणु बन गया ना। अब इसी वजह से अगर X वाला पहुंचा तो ठीक लड़की, Y वाला पहुंचा तो लड़का, बस यही चीज है। यानी कि जब Y गुणसूत्र वाला शुक्राणु अंडे को निषेचित करेगा तो लड़का होगा, साफ बात यही है, ठीक है। अब लिंग संलग्न कुछ बीमारियां हैं, थोड़ा इनको देख लेते हैं, जिसमें दो बीमारियां मुख्य रूप से आई हैं बच्चा, वर्णांधता और हीमोफीलिया। फटाफट इसको देख लेते हैं, बहुत ज्यादा अब नहीं है, ठीक है बच्चा, कोई दिक्कत नहीं। आ जाए, चलो। लिंग संलग्न लक्षण या इनकी वंशागति, ठीक है। लिंग संलग्न यानी लिंग गुणसूत्र पर, जो लिंग गुणसूत्र पर, ठीक है, कुछ ऐसे एलील होते हैं, कुछ ऐसे लक्षण होते हैं जो कि लिंग गुणसूत्र के साथ जुड़ जाते हैं। यानी जो 23वां जोड़ी है ना, XY है, XX है, तो Y पर तो कभी कोई बीमारी का कोई भी नहीं पहुंचता है, Y के साथ नहीं होता ऐसा कोई दिक्कत, ठीक है, सिर्फ X के साथ लगता है। और आपको बता दें, जब X और Y जो गुणसूत्र होता है ना नर में, ये जब X है ये हमेशा प्रभावी होता है, ठीक है, हमेशा प्रभावी। Y वाला अप्रभावी होता है। तो आपके अगर इस पे कोई बीमारी लग गई तो ये मनुष्य कैसा होगा, बीमार हो जाएगा। Y पर वेट नहीं करेगा कि Y पे भी लगना पड़ेगा, तो ऐसा नहीं, ठीक है। ध्यान दीजिएगा कि कुछ ऐसे रोग हैं जो लिंग गुणसूत्र पर लगते हैं और वो पीढ़ी दर पीढ़ी जैसे मतलब वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी ऐसे पहुंचते रहेंगे। इसमें 2 बीमारियां आती हैं और ऐसे रोगों को हम क्या कहते हैं, लिंग संलग्न विकार या बीमारी कह लो, ठीक है। और ऐसी वंशागति को लिंग संलग्न वंशागति कह देते हैं। समझ में आया, मतलब कुछ ऐसे लक्षण भी हो सकते हैं, अच्छी क्वालिटी भी हो सकती है, बीमारी भी हो सकती है। तो बीमारी में ही आपको 2 चीजें जाननी है, एक आपको जानना है वर्णांधता और एक आपको जानना है हीमोफीलिया। वर्णांधता में बच्चा कि ये कैसा है, अप्रभावी विकार का मतलब होता है सिर्फ X पे लगेगा, यही बात है, ठीक है। और इसमें प्रॉब्लम क्या होती है, लाल व हरे रंग को देखने में व्यक्ति असफल होता है, उसको अच्छे से दिखता नहीं है, ठीक है, नहीं कर पाता, ठीक है। और ये सबसे ज्यादा इसमें नर प्रभावित होते हैं, लगभग 8% तक ये
पुरुषों में होता है, मादा में 0.4% देखा गया, मतलब बहुत कम, रेयर केस में किसी लेडीज में देखने को मिलता है। मतलब अब देख लो, अगर में पिता में भी ये बीमारी है ना बच्चा, वरांधता यानी कलर ब्लाइंडनेस ये है ना, और माता में भी अगर यही बीमारी है, ये वाला है, मतलब उनका एक खराब है और एक सही है, तो अगर ये दोनों साथ में मिल गए तो ये एक्स और एक्स है। अब ये जो लड़की होगी ना तभी बीमार होगी। तो बहुत रेयर केस में ऐसा होता है कि माता और पिता में दोनों में होता है और उनसे बच्चे ऐसे होते हैं, ठीक है ना। बस ठीक है, बहुत सारी अब तो बायोडाटा में चेक कर लिया जाता है कौन बीमारी है कौन नहीं बीमारी, ये सब चीज़ें कर लेते हैं तो कोई दिक्कत नहीं होती है, ठीक है। नर की कोशिकाओं में केवल यही एक्स क्रोमोसोम होगा, लेकिन नारियों में यानी स्त्रियों में 2 एक्स क्रोमोसोम होते हैं। अगर यही बात है बच्चा कि जो टाइम लगेगा, ठीक है ना। तो जो आपके जो लेडीज होती हैं, लेडीज है ना, अगर उनके ये दोनों पर लगेगा तभी ये बीमार हैं, तभी ये वरांधता इनमें है, ठीक है। अगर में इनके एक पर है तो ये सिर्फ वाहक होंगी, ठीक है, यानी नॉर्मल होंगी, इनमें बीमारी ये नहीं होगी। लेकिन ये अगर में आगे वाले में किसी पुरुष से शादी होती है और उनके वाई वाला गुणसूत्र इनसे मिलता है ना बच्चा, तभी जाके एक्स और वाई मिल जाएगा, तो लड़का जो होगा वो बीमार हो जाएगा। यही प्रॉब्लम है, ठीक है बच्चा। आगे बढ़ते हैं, देख लीजिएगा कि अगर वरांधता में ये सामान्य है, सामान्य एलील है, इसमें मादा जो है XX है, वरांध मादा ऐसे मानी जाती है। दोनों मतलब जो बीमार है, अभी जस्ट मैंने बताया ना कि बीमार होंगे तो दोनों एक्स पर वरांधता। सी क्यों लग रहा है? सी वरांधता को इंग्लिश में कहते हैं कलर ब्लाइंडनेस। कलर की पहली इंग्लिश जो लेटर है पहला वो सी है, इसलिए यहाँ पर सी लग रहा है। अब सारा कंफ्यूजन क्लियर हो गया होगा। अगर वाहक होगी तो बच्चा सिर्फ एक पर होगी, क्योंकि दोनों एक्स पे होगा तभी प्रभावी होगा, नहीं तो नहीं। और देखो, अगर मैं यहाँ पर एलील की बात करें, ये यहाँ पर पहुँच गया लक्षण, तो वरांध एलील में देखा जाए तो सामान्य नर होगा तो उसमें ऐसी कोई बीमारी नहीं, लेकिन अगर वरांध नर होगा तो एक पर भी लग गया तो ये बीमार है, ये बीमार है बच्चा। समझ में आया? यही चीज़ें हैं। अब क्रॉस करा के एक चीज़ दिखा दिया गया है आपको कि ये देखो यहाँ पर इस तरह से, मैं इसको इस तरह कर लेती हूँ, ध्यान दीजिएगा। ये हो गया और ये नॉर्मल है, ठीक है, और ये है और ये है। अभी मैं करके दिखाई भी थी, ठीक, यहाँ पर देख लो, ये चीज़ें हैं, ये इनको यहाँ पर लेते हैं, ये हो गया और ये इनका भी ये है और ये है। अब ये देखो, ये चीज़ें और ये है। अब दोनों मैंने क्या उधर बताया आपको कि अगर मैं दोनों एक्स पे रहेगा तो पुत्री वरांध होगी, यानी कि ये लड़की वरांध हो गई, ठीक है। लेकिन ये अगर एक एक्स है और उस साथ में वाई आ गया तो ये पुत्र भी वरांध हो गया। और इनके साथ अगर मैं ये लगा बच्चा एक जगह और एक एक्स खाली जा रहा है तो ये वाहक होगी। कैसी हो जाएगी? वाहक हो जाएगी। कैसी हो जाएगी? यहाँ पर देख लो, ये वाहक दिखाया गया है, ठीक है ना, सॉरी यहाँ वाहक दिखाया गया है, ठीक है। और पुत्र वरांध दिखाया गया, ये पुत्र वरांध होगा, ठीक है, ये पुत्री वरांध होगी, ठीक। और ये नॉर्मल होगा, इसके पास भी सी नहीं, इसके पास भी सी नहीं, यानी एक लड़का कैसा हो गया? नॉर्मल हो गया बच्चा। समझे? ये चीज़ दिखाया गया है। यानी टोटल डिपेंड ये क्या कर रहा है बच्चा कि ये जो बीमारी है ना, ये लेडीज में कम देखने को मिलती है और जेंट्स में ज़्यादा। हीमोफीलिया एक ऐसी बीमारी जिसमें चोट लग जाए तो वो आपका ब्लड निकलना शुरू हुआ, कोई एक्सीडेंट हो गया, कुछ भी हुआ तो वो बंद नहीं होता है, ब्लड का जो ब्लीडिंग हो रहा है बाहर निकल रहा है, यानी रक्तस्राव बंद नहीं होता है, ठीक। अगर में समय रहते हॉस्पिटल नहीं गए तो जान खतरे में है, समझे बच्चा, मृत्यु भी हो सकती है। तो ये भी बिल्कुल उसी तरह, हीमोफीलिया की इंग्लिश यही होती है, ठीक है, ठीक है। ये हीमोफीलिया, इसको जब दिखाते हैं तो एकदम सेम टू सेम वरांधा की तरह, जहाँ पे सी था वहाँ पे एच दिखा देते हैं, बस यही, ठीक है। ये भी अगर ये है इस तरह से है तो ये जो पुरुष होगा वाई है ना, तो यानी कि ये जो नर है कैसा है? बीमार है। समझे ना बच्चे? जो कि आपको आगे चीजें दिखाएंगे, ठीक है। यहाँ देखो, ये पुरुष यहाँ पर ऐसे दिखाया गया है तो ये आपका पुरुष बीमार है, और ये अगर में कहीं पर एच नहीं है तो ये सामान्य है। अगर महिला की बात करें तो ये सामान्य, महिला में दोनों एक्स पर कुछ भी नहीं है, सामान्य है। अगर महिला के
एक पर सिर्फ H मौजूद है तो ये वाहक की तरह होगा। बिल्कुल वर्णांधता जैसे आपका पीढ़ी दर पीढ़ी चलता है, बिल्कुल वही रूट अपनाता है हीमोफीलिया भी, बस रोग अलग अलग है, बाकी सब चीजें सेम है। हीमोफीलिया महिला में है तो दोनों पर H होना चाहिए, ठीक है। इसीलिए हीमोफीलिया भी क्या है बच्चा, ये भी महिला में आपके जो है ना कम देखने को मिलता है, पुरुषों में ज़्यादा देखने को मिलता है, ठीक है। बिल्कुल इनका भी होता है। आप यहाँ देखो x ये हो गया, ठीक है ना, x और y ये हो गया। जब इनका संकरण करवाओगे आप, प्रैक्टिस संकरण का बहुत अच्छे से कर लेना, नहीं तो बहुत कंफ्यूजन होगा, ठीक है। अभी है हाँ 6-5 कर दीजिए, बस 2 मिनट हो गया है मेरा काम, ठीक है। फिर बच्चा ये है आपका x एंड y, यहां पर भी आ गया x, ये वाला है बच्चा देखो नॉर्मल, और ये फिर x ये नॉर्मल है और ये है, यानी बिल्कुल आपके वर्णांधता की तरह ही इनका भी वंशागति होता है, सेम टू सेम, बस बीमारी अलग है, समझे ना। देख लो वहां पर आपके एक्स दोनों एक्स पर लगा हुआ है तो आप देखो कहाँ पर है, ये है, यानी पुत्री कैसी है, दोनों एक्स है तो लड़की ही, जाहिर सी बात है। दोनों एक्स पे लगा है तो ये हीमोफिलिक है, यानी इनको बीमारी हो गई है। सिर्फ एक एक्स पे लगा है बच्चा तो देखो ये क्या है, ये पुत्री कौन सी है, यहाँ पर है, ये वाहक है, यानी इनके अंदर मौजूद है, अपना लक्षण नहीं दे पाया है, लेकिन आगे वाली पीढ़ी में अगर वाई के साथ मिल गया तो पक्का लड़का वर्णांध हो जाएगा, ठीक है ना। और यहाँ पर देखो इनके बस एक में मौजूद है तो ये लड़का वर्णांध है, और ये लड़का कैसा है, सामान्य है, देखा ना, बिल्कुल वर्णांधता की तरह चलता है। ये सबसे पहले ये बीमारी और सबसे बड़ी पीढ़ी दर पीढ़ी चलने वाली बीमारी जो थी, ब्रिटेन की महारानी थी ये विक्टोरिया, इनके कई पीढ़ियों इन्हीं में बीमारी शुरू हुई थी, इनके माता पिता किसी में भी नहीं था, इन्हीं में बीमारी शुरू हुई थी, इनके कई पीढ़ियों तक चला, और इनके में जो ये वर्णांध हीमोफिलिक पुरुष होते हैं ना, इनकी मृत्यु हो जाती है, तो इनके में जो लड़के हैं ना वो वंश नहीं चला पाते थे, इनके यहाँ यही हुआ था, यही दिक्कत हुई थी, ठीक है। चलो बच्चा, तो पूरा का पूरा चैप्टर कंप्लीट हो गया, ठीक है। अभी इसके कुछ क्वेश्चन कराए थे बच्चा, कुछ क्वेश्चन और भी लेकर आएंगे मंडे वाली क्लास में, ओके। आज के लिए सिर्फ इतना ही, कैसा लगा क्लास जरूर बताइएगा, लाइक शेयर कमेंट करके भी जाइएगा बच्चा, नए हो तो शुभम क्लासेस को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ओके। हैव नाइस डे एवरीवन।